सू यूरो ने टाइफाइड बुखार की दवा पी ली और उसका गोरा सा चेहरा क्रूरता से विकृत हो गया। सू यंगक्सू, वह मुझसे नहीं जीत सकती। युआन जियांग से कहो कि उसे वह टॉनिक ढूंढना चाहिए जो महामहिम ने उसे दिया था। सू यंगक्सू ऐसी अच्छी चीज के लायक नहीं है। युआन रुओ ने सहमति जताते हुए तुरंत संदेश भेज दिया। सू यंगक्सू सुबह जल्दी उठ गई और उसने आंगन में सरसराहट सुनी। कल जो लोग आए थे वे बहुत मेहनती थे और सुबह सुबह ही झाड़ू लगाना शुरू कर दिया था। जीलान ने उसके लिए नाश्ता बनाया और नाराजगी से भरा चेहरा लेकर आए। युआन जियांग बहुत ही बदतमीज है। वह हर चीज को छूना चाहती है और हर जगह जाना चाहती है। वह हमारे स्टोर रूम में भी घुसना चाहती है। सू यंगक्सू ने दलिया पीते हुए हल्की सी मुस्कान दी। हमारा स्टोर रूम खाली है, अगर वह जाना चाहती है तो उसे जाने दो। लेकिन नौवें राजकुमार ने तुम्हें 3 बेहतरीन गुणवत्ता वाले जिनसेंग दिए हैं। जीलान बहुत सतर्क था। ये सू यंगक्सू के पास एकमात्र खजाना था। उसे सू यंगक्सू के लिए इसकी देखभाल करनी थी और किसी और को इसे नहीं लेने देना था। भंडार कक्ष की चाबी युआन जियांग को दे दो और उसे भंडार कक्ष की अच्छी देखभाल करने दो। सू यंगक्सू ने निर्देश दिया। मिस, युआन जियांग के इरादे बुरे हैं। आप उसे चाबी कैसे दे सकती हैं? जीलान बेहद घबराई हुई थी। उसके सच्चे गुरु ने उसे किसी कारण से यहाँ भेजा है। यदि आप उसे मौका नहीं देंगे तो वह अपने असली इरादे कैसे प्रकट कर सकती है? सू यंगक्सू भावहीन थी, लेकिन उसके सुंदर चेहरे से लोगों को लगा कि वह योजना बनाने वाली और चतुर है। जीलन ने तुरंत वैसा ही किया जैसा उसे बताया गया था, लेकिन उसे याद आया कि सू यंगक्सू ने उसे क्या सिखाया था। जब उसे युआन जियांग मिला तो उसने जानबूझकर सीधा चेहरा बनाया और अनिच्छुक दिखी। यहाँ मिस तुम पर भरोसा करती है और तुम्हें स्टोर रूम की देखभाल करने के लिए कहा है। अगर कुछ भी छूट गया या खो गया तो मिस तुम्हें निश्चित रूप से माफ नहीं करेगी। युआन जियांग की आंखों में गर्व की चमक थी। समझ गया बहन जीलान, मैं स्टोर रूम की अच्छी तरह से देखभाल करूंगा। चाबी प्राप्त करने के बाद उसने तुरंत सनसेट कोर्ट को सूचित किया। सू योरू ने उसे सारा जिनसेंग लाने और उसे किसी और चीज से बदलने के लिए कहा ताकि उसे वापस बॉक्स में रख दिया जा सके। मेज पर रखे 3 चमकदार जिनसेंग को देखकर सू योरू के चेहरे पर संतुष्टि भरी मुस्कान उभरी। तो क्या हुआ अगर महामहिम ने उसे दे दिया? क्या ये फिर भी मेरे हाथ में नहीं आ गया? युआन रुओ ने तुरंत चापलूसी करते हुए कहा, हाँ, वह बेवकूफ़ सबसे बड़ी युवा मिस इतनी महंगी चीज़ की हकदार नहीं है। और अगर उसे पता भी चल जाए कि कोई चीज़ गायब है तो वह आपके लिए परेशानी खड़ी करने की हिम्मत नहीं करेगी। आप मार्क्विस की पसंदीदा हैं। युआन जियांग को भी मार्क्विस ने ही उसके पास भेजा था। अगर वह युआन जियांग पर अपना गुस्सा निकालती है तो वह मार्क्विस के खिलाफ जाएगी और वह केवल चुपचाप सह सकती है। सू योरू की जैद जैसी उंगलियों ने जिनसेंग को सहलाया और संतुष्टि में सिर हिलाया। अगर उस बूढ़े की उसके प्रति पसंद न होती तो महामहिम ने मुझे ये चीज़ें दे दी होती। वह बचपन से ही सू यंगक्सू से कहीं ज्यादा शानदार थी। सू यंगक्सू की हर चीज़ उसकी होनी चाहिए। शाम को जीलन ने चुपचाप सू यंगक्सू को बताया कि उसने युआन जियांग का पीछा किया था और देखा कि उसने चुपके से जिनसेंग चुरा लिया था और यह सब सू योरू को दे दिया था। सू यंगक्सू ने ताली बजाई। ठीक है, तो चलो पिताजी के पास जिनसेंग भेज देते हैं। जीलन ने तुरंत तीनों बक्से उठाए और मुस्कुराते हुए सू यंगक्सू के पीछे पीछे सामने वाले हॉल में चली गई। सू डिंगहिंग और सू योरू ने अभी अभी डिनर खत्म किया था, तभी सू यंगक्सू ने पूरे परिवार के लिए कुछ देने के लिए किसी को भेजा। सू डिंगहिंग बहुत हैरान हुई और हॉल में उसका खास तौर पर इंतजार किया। जब सू यंगक्सू और जीलन पहुंचे तो उन्होंने देखा कि सू हाओ भी वहां था। उसने एक टाइट काले बादल पैटर्न वाली शर्ट पहनी हुई थी और उसके लंबे बाल ऊपर बंधे हुए थे। उसकी भौहें वीरता से भरी हुई थीं और उसकी उपस्थिति दबंग थी। सू यंगक्सू को देखकर उसकी आंखों की ठंडी रोशनी गर्म हो गई। छोटी बहन, सू हाओ ने उसे धीरे से पुकारा। सू यंगक्सू सू हाओ के पास गई और उसकी नाड़ी देखी। उसकी अंदरूनी चोटें लगभग ठीक हो चुकी थीं। उसके हाव भाव को देखकर लग रहा था कि उसकी बाहरी चोटें शायद ठीक होने वाली थीं। सू यंगक्सू विशेष रूप से प्रसन्न थी। यंगक्सू, इतने सारे लोगों को जुटाकर तुम क्या चाहती हो? सू डिंगहिंग ने अपनी आंखों में नाराजगी के साथ अपनी दाढ़ी को सहलाया। सू हाओ को बचपन से ही बूढ़े गुरु ने पाला था और उसने अपने निर्णय लेने की क्षमता का 100% हिस्सा बूढ़े गुरु से सीखा था। उसके दिल में वह सिर्फ सू यंगक्सू को अपनी बहन मानता था और उसे अपने पिता से कोई लगाव नहीं था। वह अंदर आया और सीधे चेहरे से उसे पिता कहकर पुकारा, उससे एक शब्द भी नहीं बोला। इसके बजाय वह सू यंगक्सू से इतना प्यार करता था कि उसे अपने पिता की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। इसलिए वह भाई बहनों के बीच घनिष्ठता बर्दाश्त नहीं कर सका। सू यंगक्सू ने आज्ञाकारी भाव से कहा, मैं स्वाभाविक रूप से पिता और भाई को अच्छी चीजें देने के लिए यहाँ हूँ। बहन वाकई बहुत विचारशील है, सू योरू ने नाजुक आवाज में कहा। सू हाओ ने सू यंगक्सू की कलाई पर चुटकी काटी।
तुम अपनी अच्छी चीजें अपने पास क्यों नहीं रखती? सू हाओ को पता था कि सू यंगक्सू की सारी अच्छी चीजें लूट ली गई हैं। उसने खुद कभी किसी अच्छी चीज का इस्तेमाल नहीं किया था। अब जब उसने उसे एक और अच्छी चीज निकालते देखा तो उसका दिल और भी ज्यादा दुखने लगा। भाई बैठ जाओ। सू यंगक्सू की आंखों में मुस्कुराहट आ गई, जिससे एक आश्वस्त करने वाला भाव प्रकट हुआ। सू योरू ने शुरू में सोचा था कि उसकी अच्छी चीजें सिर्फ वे 3 जिनसेंग हैं। उसने वे सभी ले लिए थे तो उसके पास और क्या हो सकता था जिसे अच्छा माना जा सके। हालांकि जब सू यंगक्सू ने जिनसेंग वाला डिब्बा निकाला तो उसके चेहरे के हाव भाव पूरी तरह बदल गए। सू यंगक्सू ने सू डिंगहेंग, सू हाओ और सू योरू को 3 डिब्बे जिनसेंग दिए। उसने उदारता से कहा, ये जिनसेंग लाल जिनसेंग और बैंगनी जिनसेंग हैं जो 9वें राजकुमार ने मुझे कल दिए थे। 9वां राजकुमार बहुत महान है, इसलिए इन उपहारों को अच्छा माना जाना चाहिए, है न? मैं इसे पिता, बड़े भाई और योरू को दूंगी। सू डिंगहेम की आंखें चमक उठीं। बेशक, ये बढ़िया है। शुरू में उसकी नज़र सिर्फ बूढ़े मालिक के जिनसेंग पर थी। हालांकि चू इहान का दर्जा बूढ़े मालिक से कहीं ज्यादा ऊंचा था, इसलिए उसने जो चीज़ें इस्तेमाल की वे मार्क्विस मैनर की चीज़ों से 100 गुना ज्यादा कीमती थीं। उसने अधीरता से बक्सा खोला और आंखें चौड़ी करके कहा, क्या हो रहा है? सू हाओ ने भी उसके पीछे बक्सा खोला, लेकिन जब उसने अंदर की चीज़ों को देखा तो उसकी सुंदर भौहें गहरी सिकुड़ गईं। सू योरू के हाथ जो बॉक्स को पकड़े हुए थे कांप रहे थे क्योंकि वह सू यंगक्सुए को घूर रही थी। ये कुतिया! सू यंगक्सु हैरान थी। पिताजी, क्या हुआ? क्या 9वें राजकुमार द्वारा उपहार में दी गई चीज़ें अच्छी नहीं हैं? यह क्या चीज़ है? ये निश्चित रूप से महामहिम की ओर से कोई उपहार नहीं है। सू डिंगहिंग ने एक साधारण जड़ी बूटी जमीन पर फेंकी और गुस्से से सू यंगक्सु की ओर इशारा किया। तुमने अपने पिता को बेवकूफ़ बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया। पिताजी, मैंने आपसे झूठ नहीं बोला। मैं मूल रूप से सभी को अच्छे इरादों से जिनसेंग देना चाहती थी, लेकिन कौन जानता था महामहिम ने इसे गलत तरीके से उपहार में दिया होगा। क्यों ना मैं महामहिम के मनों में जाकर उनसे पूछूं। सू यंगक्सू के खूबसूरत छोटे चेहरे पर मासूमियत झलक रही थी। वह इतनी गुस्से में थी कि वह भागकर बाहर जाना चाहती थी। सू हाओ ने उसे रोका। बहन, यह मार्क्विस मैनर के लोगों का काम होगा। सू हाओ ने उसे बचाया और बॉक्स को सू डिंगहेंग के बगल में रख दिया। पिताजी, महामहिम की ओर से उपहार निश्चित रूप से गलत तरीके से नहीं दिया जाएगा। अगर मेरी बहन का इसे उपहार में देने का इरादा नहीं था तो वह इतनी ईमानदार नहीं होगी। जहां तक मैं देख सकता हूं, उसके निवास में किसी ने इसके साथ छेड़छाड़ की होगी और जिनसेंग को बदल दिया होगा। चूंकि यह चीज़ उसके आंगन में रखी गई थी, इसलिए यह उसके आंगन के किसी व्यक्ति द्वारा किया गया होगा। सू डिंगहिंग ने गुस्से से मेज पटक दी। ये दुस्साहस है। किसी की हिम्मत कैसे हुई कि वह महामहिम द्वारा उपहार में दी गई चीज़ चुरा ले? कोई सबसे बड़ी युवा मिस के आंगन में सभी नौकरों को यहाँ ले आओ। सू योरू का दिल कांप उठा। पिताजी, इस तरह से मामले की जांच करना बहुत बड़ी बात होगी। क्यों ना हम बहन के आंगन में वापस जाएं और ठीक से जांच करें। सतह पर वह ये सब सू यंगक्सू के लिए कर रही थी, लेकिन वास्तव में वह अंदर से घबरा रही थी। सारा जिनसेंग उसके पास था। अगर उन्हें पता चल गया तो चिपचिपी उंगलियां रखने वाले नौकरों को कम नहीं आंका जा सकता। उनसे सार्वजनिक रूप से पूछताछ की जानी चाहिए ताकि मार्क्विस मैनर में हर कोई इससे सीख सके। सू हाओ ने अपनी आवाज़ कम कर दी। उसने हाथ हिलाकर आदेश दिया, शू यान, जाओ और मेरी छोटी बहन के आंगन से सभी को यहाँ ले आओ। एक भी व्यक्ति छूटना नहीं चाहिए। शू यान ने तुरंत अपने हाथों को कप के आकार में मोड़ लिया। हाँ, युवा गुरु। सू यंगक्सू गुस्से में थी। अरे, मेरे पास आखिरकार पिताजी को देने के लिए कुछ था, लेकिन इसे वास्तव में किसी ने चुरा लिया। उसके शब्दों से सू डिंगहेंग क्रोधित और परेशान हो गया और उसे ये भी महसूस हुआ कि वह उसका ऋणी है। एक पिता के रूप में उन्होंने सू यंगक्सू पर ज्यादा लाड़ प्यार नहीं किया। इसके बजाय उन्होंने उससे कई अच्छी चीजें लीं। अब जब उसे बेहतरीन क्वालिटी का जिनसेंग मिला है तो वह उसे उपहार में भी देना चाहती है। हालांकि जब उसने उच्च गुणवत्ता वाले जिनसेंग की चोरी के बारे में सोचा तो उसके दांत और भी ज्यादा पीसने लगे। ये लोग बहुत दुस्साहसी हैं। अगर मुझे पता चल जाए कि इसे किसने चुराया है तो मैं उनकी जिंदा खाल उधेड़ दूंगा। ये सुनकर सू योरू का शरीर कांप उठा। वह चुपचाप वहां से निकल जाना चाहती थी, लेकिन सू यंगक्सू चिल्लाई, योरू, तुम कहाँ जा रही हो? चिंता मत करो, पिताजी निश्चित रूप से जिनसेंग ढूंढने में मेरी मदद करेंगे। सू योरू को देखे जाने के बाद पीछे हटने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उसकी आंखों में नाराजगी की एक झलक दिखी, लेकिन उसने आज्ञाकारी ढंग से उत्तर दिया, हाँ, पिताजी बुद्धिमान और शक्तिशाली हैं। हम निश्चित रूप से जिनसेंग ढूंढ लेंगे। शू यान जल्दी से युआन जियान को लेकर आया। युआन जियान को कांपते हुए हॉल में फेंक दिया गया। शू यान ने कहा, मार्क्विस और यंग मास्टर को रिपोर्ट कर रहा हूं। मुझे पता चला है कि यह नौकरानी सबसे बड़ी यंग मिस के आंगन में स्टोर रूम के प्रबंधन की प्रभारी है।
जिनसेंग चोरी का संबंध उसी से होना चाहिए। सू डिंगहेंग का दिल अचानक गुस्से से भर गया। साले, तुमने तो महामहिम द्वारा दिए गए जिनसेंग को चुराने की भी हिम्मत की। तुम जीने से थक गए होगे। बताओ, तुमने जिनसेंग कहाँ छिपाया था? युआन जियांग की आंखें डर से भरी हुई थीं और उसने जल्दी से अपना सिर हिलाया। मार्क्विस, कृपया मुझे छोड़ दो। मैंने जिनसेंग नहीं चुराया। मैंने जिनसेंग नहीं चुराया। युआन जियांग, तुम्हें सच बताना चाहिए, अन्यथा पिताजी तुम्हें निश्चित रूप से माफ नहीं करेंगे। सू यंगक्सू ने युआन जियांग को जोरदार थप्पड़ मारा। मैंने नहीं किया। युआन जियांग ने इसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया। तो फिर आपके शरीर पर इतनी तेज जिनसेंग की गंध क्यों है? सू हाओ की सूंघने की शक्ति बहुत तेज थी और उसने तुरंत इस बात को पहचान लिया। सू डिंगहिंग भी युआन जियांग के पास गया और उसके शरीर पर जिनसेंग की खुशबू सूंघी। वह गुस्से में था। बोलो, तुमने जिनसेंग कहाँ छिपाया था? युआन जियांग ने अपने शरीर पर जिनसेंग की गंध को सूंघने की कोशिश की। वह बहुत हैरान थी। उसने स्पष्ट रूप से अपने कपड़े बदल लिए थे और उन्हें ध्यान से साफ किया था। अब स्पष्ट रूप से जिनसेंग की गंध नहीं थी। ये कैसे हो सकता है? वह तुरंत पीछे मुड़ी और सू यंगक्सू को देखने लगी। उसने अभी अभी उसे छुआ था। सू यंगक्सू के चेहरे पर मासूमियत थी। उसने उस पर थोड़ा सा जिनसेंग पाउडर छिड़का ही था कि उसने उसे थपथपाया। युआन जियांग के दिल में नफरत पैदा हो गई। सू डिंगहेंग को जिनसेंग की परवाह थी। ये देखकर कि युआन जियांग बोल नहीं रही थी, उसने तुरंत अपने आदमियों को उसे सजा देने का आदेश दिया। युआन जियांग को इतना पीटा गया कि वह फूट फूट कर रोने लगी। मार्क्विस, मुझे छोड़ दो। मार्क्विस, मुझे छोड़ दो। मुझे बताओ, जिनसेंग कहाँ है? युआन जियांग ने अपने होंठ काटे, बहुत अन्याय महसूस किया। हालांकि उसने जिनसेंग लिया था, लेकिन उसने इसे पहले ही सू योरू को दे दिया था। हालांकि वह सबके सामने सच नहीं बता सकती थी, अन्यथा सू योरू निश्चित रूप से उसे नहीं छोड़ेगी। उसने मदद के लिए सू योरू की ओर देखा। सू योरू ने उसे बुरी तरह घूरा, लेकिन एक कोमल आवाज में कहा, युआन जियांग, ये जिनसेंग बहुत कीमती है। अगर तुमने इसे चोरी से चुराया और बेचा है तो तुरंत बता दो। मार्क्विस मैनर में तुम कई सालों से रह रहे हो, इसलिए मैं अभी भी डैडी से विनती कर सकती हूँ कि वे तुम्हारे साथ नरमी से पेश आएं। नहीं तो, अगर डैडी गुस्से में आ गए और तुम्हें पीट पीट कर मार डाला। सू योरू ने अपनी छाती पकड़ ली और आगे बोल नहीं पाए। युआन जियांग डर से कांप रही थी। सू योरू उसे चेतावनी दे रही थी कि अगर उसने उसे धोखा देने की हिम्मत की तो वह उसे पीट पीट कर मार डालेगी। वह घुटनों के बल बैठकर कांप उठी। वह सिर्फ इतना ही कह सकी, मालिक, कृपया मुझे छोड़ दीजिए। मैंने जिनसेंग चुराया और उसे बेच दिया। कोई इस गद्दार को पीट पीट कर मार डालो। सू डिंगहिंग इतना गुस्से में था कि उसका चेहरा लाल हो गया। पिताजी, एक क्षण रुकिए। महामहिम ने जो चीज़ें दी हैं वे बहुत कीमती हैं। अगर वे उन्हें बेच भी दें तो भी वे फिलहाल उनसे छुटकारा नहीं पा सकती। हम अभी भी इसकी जांच करने में सक्षम हैं। क्यों न हम भाई को भेजकर इसकी जांच करवाएं? सू यंगक्सू ने सुझाव दिया। सू डिंगहिंग ने सिर हिलाया। जांच करो, हमें जिनसेंग ढूंढना ही होगा। ये सोचकर ही उसका दिल दुख गया। वे शीर्ष श्रेणी के जिनसेंग के 3 डंठल थे। सू हाओ ने शुयान को आदेश दिया, तुरंत जांच करो। शुयान कई सालों से सू हाओ का पीछा कर रहा था और मामलों को निपटाने में तेज और निर्णायक था, और उसे जल्दी ही पता चल गया। मार्क्विस, युआन जियांग ने जिनसेंग नहीं बेचा। जिनसेंग अभी भी निवास में होना चाहिए। सू यंगक्सू के मुंह के कोने सिकुड़ गए। पिताजी, ऐसा लगता है कि इस नौकरानी ने आपको बेवकूफ़ बनाने का मन बना लिया है। जिनसेंग अभी भी मार्क्विस मैनर में होना चाहिए। सू डिंगहिंग ने गुस्से में मेज पर जोर से पटक दिया। तुम घटिया लड़की हो, तुमने मुझे धोखा देने की हिम्मत कैसे की? मेरे लिए उसे मार डालो। युआन जियांग को तब तक पीटा गया जब तक उसकी त्वचा और मांस फट नहीं गया। वह रोती रही और दया की भीख मांगती रही, मार्क्विस, कृपया मुझे छोड़ दो। मार्क्विस, कृपया मेरी जान बख्श दो। जिनसेंग कहाँ है? सू डिंगहिंग इतना क्रोधित हुआ कि उसने आगे बढ़कर उसे लात मार दी। जिनसेंग है। युआन जियांग ने डरपोक निगाहों से सू योरू को देखा। वह वाकई इतनी मार नहीं झेल सकती थी। सू यंगक्सू ने उसे याद दिलाया, अगर तुम नहीं बताओगी तो तुम सिर्फ मर जाओगी। सू योरू ने घबराकर अपना रुमाल घुमाया और कमज़ोर नज़र से सू डिंगहिंग को देखा। पिताजी, बहुत देर हो चुकी है। क्यों न हम पहले युआन जियांग को बंद कर दें और कल फिर उससे पूछताछ करें? पिताजी, यह अनुचित है। यह अंदर का काम है। घर में कोई साथी ज़रूर होगा। जितनी जल्दी हो सके उनसे पूछताछ करें ताकि हम जितनी जल्दी हो सके जिनसेंग को ढूंढ सकें। सू हाओ ने गहरी आवाज़ में कहा। सू योरू का गोरा चेहरा दर्द से भर गया। बड़े भाई, क्या आपको शक है कि मैं युआन जियांग का साथी हूँ? सू हाओ का चेहरा ठंडा था और उसने उसकी तरफ नहीं देखा। मैं बस जल्द से जल्द जिनसेंग ढूंढना चाहता हूँ। सू डिंगहिंग का दिल दुख रहा था और उसने सू योरू को दिलासा देने के लिए उसे थपथपाया। रुअ, तुम बहुत ज़्यादा सोच रही हो।
हाओ का यह मतलब नहीं था। ये जिनसेंग कोई साधारण चीज़ नहीं है। हमें इसे जल्द से जल्द ढूंढना चाहिए। ये सही है। अगर महामहिम को पता चले कि हमने गलती से वह चीज़ें खो दी हैं जो उन्होंने हमें दी थीं, तो वे निश्चित रूप से हमें दोषी ठहराएंगे। सू यंगक्सू ने आह भरी। चुयेहान का जिक्र आते ही सू डिंगहेंग का दिल घबरा गया। यार, इस बदकिस्मत लड़की को तब तक पीटते रहो जब तक वो बात करने को तैयार न हो जाए। युआन जियांग के चीखने पर चाबुकों की चटचटाहट की आवाज़ें गूंजने लगीं। अंत में वह इसे और बर्दाश्त नहीं कर सकी और चिल्लाई, ये दूसरी युवा मिस है। उसने मुझे जिनसेंग चुराने के लिए कहा था। जिनसेंग उसके पास है। हॉल में मौजूद सभी लोग एक साथ सुयोरू की तरफ देखने लगे। सुयोरू का दिल धड़क उठा और उसकी आंखों के कोनों से तुरंत आंसू बहने लगे। पिताजी, मैं निर्दोष हूँ। मैं अपनी बहन की जिनसेंग क्यों लूँगा? सू डिंगहेंग को भी इस पर यकीन नहीं हुआ। तुम क्या बकवास कर रहे हो? योरू तुम्हें ऐसा क्यों करने देगी? युआन जियांग, बोलने से पहले अच्छी तरह सोच लेना। अगर तुमने योरू को बदनाम किया तो मैं उसके लिए तुम्हें मार डालूंगी। सू यंगक्सू के शब्द एक मजबूत धमकी से भरे थे। वह जितनी निर्दयता से बोलती, युआन जियांग को उतना ही अधिक लगता कि बचने के लिए उसे सच बोलना होगा। वह बेतहाशा रेंगते हुए सू डिंगहेंग के पैरों तक पहुंची। मार्क्विस, ये दूसरी यंग मिस है। ये वास्तव में दूसरी यंग मिस थी। जिनसेंग अभी भी उसके आंगन में है। अगर तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं है तो तुम खोज सकते हो। दूसरी यंग मिस के पास निश्चित रूप से इससे निपटने का समय नहीं था। सू योरू चाहती थी कि वह युआन जियांग को मार सके। ये कुतिया। पिताजी, खोने का कोई समय नहीं है। चलो आंगन की तलाशी लेते हैं और हम जान जाएंगे। सुहाव कभी भी सू यंगक्सू की चीज़ों को चोरी नहीं होने देगा। पिताजी, अगर आंगन की तलाशी से मेरी बेगुनाही साबित हो सकती है तो मैं तैयार हूँ। बात बस इतनी है कि आधी रात को मेरे आंगन की तलाशी ली जाए और अगर बात बाहर आ गई तो मेरी प्रतिष्ठा। सू योरू ने कमजोरी से रोते हुए कहा। सू डिंगहेंग के दिल में कुछ आशंकाएं थीं। अगर आंगन की तलाशी की बात बाहर आ गई तो इससे सू योरू की प्रतिष्ठा पर असर पड़ेगा। पिताजी, ये नौकरानी झूठ बोल रही होगी। मैंने पहले ही कहा था कि मैं इसे योरू को दे दूंगा, तो वह इसे चुराने के लिए किसी को क्यों भेजेगी? इसके अलावा क्या वह मेरे यार्ड में लोगों पर जासूसी करने के लिए घात लगाने के लिए उसे बदनाम नहीं कर रही थी? ये योरू के साथ बहुत अन्याय है। मेरी राय में महामहिम को सूचित करना और उनसे खोज में मदद करने के लिए कहना बेहतर है। सू यंगक्सू ने सू योरू का बचाव किया। जैसे ही उसने चुयेहान का जिक्र किया, सू डिंगहेंग घबरा गई। हमें इस बारे में महामहिम को सचेत नहीं करना चाहिए। चलो आंगन की तलाशी लेते हैं। पुरुषों, सनसेट कोर्ट में जाओ। वह अपने आदमियों को लेकर सनसेट कोर्ट पहुंचा। उसने सू योरू के हाथ थपथपाए और उसे दिलासा दिया, रुआ, चिंता मत करो। पिता निश्चित रूप से तुम्हारी बेगुनाही साबित करेंगे। सू योरू ने कृतज्ञता में अपना सिर हिलाया, लेकिन वह अपने दिल में बेहद चिंतित थी। उसने सू यंगक्सू को गुस्से से देखा। सू यंगक्सू के चेहरे पर एक मासूमियत भरी झलक थी, जैसे उसे पता ही नहीं था कि उसने क्या गलत किया है। सुहाव सू यंगक्सू के बगल में चला गया और उसके साथ चला गया। चिंता मत करो, मैं निश्चित रूप से जिनसेंग ढूंढूंगा। ठीक है, धन्यवाद भाई। सू यंगक्सू का दिल गर्म हो गया। सू योरू ने मन ही मन सोचा कि वह निश्चित रूप से उन्हें आंगन की तलाशी लेने नहीं दे सकती। इसलिए आंगन के प्रवेश द्वार पर पहुंचने से पहले उसने बेहोश होने का नाटक किया। रॉ, क्या बात है? सू डिंगहेंग का दिल दुख रहा था जब उसने उसका समर्थन किया। ये देखकर कि वह बेहोश हो गई है, सू डिंगहेंग ने तुरंत उसका इलाज करने के लिए एक डॉक्टर को बुलाया। सू यंगक्सू आगे बढ़ी। पिताजी, मुझे एक नज़र डालने दीजिए। तुम? सू डिंगहेंग हैरान था। तुम क्या जानते हो? जब उसने देखा कि सू यंगक्सू ने सू योरू को मारने के लिए 3 चांदी की सुइयां निकाली तो उसने तुरंत उसे रोक दिया। रुको, रुआ को चोट मत पहुंचाओ। पिताजी, मुझे दवाइयों की थोड़ी बहुत समझ है। मुझे बस कुछ सुइयों की ज़रूरत है और योरू जाग जाएगी। सू यंगक्सू के चेहरे पर उदासीनता थी। मुझे क्यों नहीं पता था कि आप चिकित्सा जानते हैं। सू डिंगहेंग चिंता से कांप उठा। पिताजी, ये सब मेरी छोटी बहन की दवा की वजह से ही संभव हुआ कि मेरी चोटें इतनी जल्दी ठीक हो गईं। सू डिंगहेंग को थोड़ी राहत मिली जब उसने सुहाव को ये कहते सुना। सू यंगक्सू ने चुपके से अपने होठों को मोड़ा और सू योरू के फिल्ट्रम, हेगू और तियानजोंग एक्यूपॉइंट पर वार किया। सू योरू बेहोश होने का नाटक कर रही थी, लेकिन जब उसने इन 3 प्रमुख एक्यूपॉइंट पर वार किया तो वह तुरंत उछल पड़ी और चिल्लाई, आह! दर्द हो रहा है। उसकी ऊंची आवाज़ ने सू डिंगहेंग को चौंका दिया। रॉ, तुम? पिताजी, योरू ठीक है। सू यंगजू ने सू योरू की पीठ थपथपाई। सू योरू ने दांत पीसकर उसे घूर कर देखा। उसने उसे जानबूझकर चाकू मारा था और वह बहुत दर्द में थी। सू यंगक्सू के चेहरे पर उदासीनता थी क्योंकि वह सुइयों को ऐसे पकड़े हुए थी जैसे उसे किसी चीज़ की परवाह ही नहीं है।
वह और सू योरू एक तरफ खड़े थे। सू योरू इतनी चिंतित थी कि उसे बहुत पसीना आ रहा था। उसने देखा कि सू हाओ के आदमियों को 3 जिनसेंग मिल गए थे और वह फिर से बेहोश होने वाली थी। हालांकि सू यंगक्सू ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, डरो मत। अपने चिकित्सा कौशल के साथ मैं तुम्हें जागने नहीं दूंगी। आप। सू योरू की आंखें लाल थीं। उसे सुइयों से चुभने से होने वाले तीव्र दर्द की याद आई और उसे तुरंत डर महसूस हुआ। सू डिंगहिंग ने अविश्वास से पाई गई जिनसेंग को देखा। यह राउर, क्या हो रहा है? क्या तुमने वाकई युआन जियांग को ऐसा करने का आदेश दिया था? पिताजी, मैंने नहीं किया। अगर मुझमें हिम्मत होती तो भी मैं ऐसा नहीं करती। सू योरू जोर से फर्श पर घुटनों के बल बैठ गई, उसके घुटनों से खून बह रहा था। सू डिंगहिंग को भी इस पर यकीन नहीं हुआ। उसने युआन जियांग को घूर कर देखा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने सबसे बड़ी यंग मिस की जिनसेंग चुराई और दूसरी यंग मिस को बदनाम किया? युआन जियांग खून से लथपथ थी और कमजोर ढंग से संघर्ष कर रही थी। मार्क्विस, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। ये वास्तव में सेकंड यंग मिस है। उसने सू योरू को नाराजगी से देखा। वह स्पष्ट रूप से उसके लिए काम कर रही थी, लेकिन सू योरू ने उसे बुरी तरह से पिटते हुए देखा। वह बहुत क्रूर थी। पिताजी, अगर आप मुझ पर विश्वास नहीं करते हैं तो रुआ आपकी सेवा में है। भले ही आप मुझे मार्क्विस मैनर से बाहर निकालना चाहें, मैं कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं कर पाऊंगा। सू योरू के नाजुक आंसू कमल के फूल की तरह बह रहे थे जो हवा और बारिश से तबाह हो गया था। सू डिंगहिंग को हमेशा उसके लिए दुख होता था। इस समय वह उसे दोषी कैसे ठहरा सकता था? हालांकि आज के मामले में बड़ी संख्या में लोग शामिल थे। उसकी पक्षपातपूर्णता अनिवार्य रूप से लोगों को गपशप करने के लिए प्रेरित करेगी, इसलिए वह केवल सू योरू के लिए मरने के लिए किसी को ही ढूंढ सकता था। उसने अपना हाथ हिलाया और आदेश दिया, पुरुषों, युआन जियांग ने जिनसेंग चुरा लिया और दूसरी युवा मिस को फंसा दिया। उसे घसीट कर ले जाओ और पीट पीट कर मार डालो। युआन जियांग जमीन पर गिर पड़ी। वह जानती थी कि सू डिंगहिंग पक्षपाती है, इसलिए वह बेताबी से सू यंगक्सू की ओर रेंगती हुई गई और उसे गले लगाते हुए विनती करने लगी, सबसे बड़ी युवा मिस, कृपया मेरी जान बचाए। मैं ऐसा दोबारा नहीं करूंगी, मैं ऐसा दोबारा नहीं करूंगी। सू यंगक्सू ने उसे ठंडी निगाह से दूर कर दिया। अगर तुम्हें पता था कि ऐसा होगा तो तुमने ऐसा पहले क्यों किया? तुमने अपना रास्ता खुद ही चुना। सू यंगक्सू के शब्दों ने युआन जियांग को प्रबुद्ध कर दिया। अगर वह सू यंगक्सू के आंगन में एक नौकरानी लड़की होती तो उसकी जान खतरे में क्यों होती? वह सू योरू के लिए काम कर रही थी, लेकिन वह अपनी जान की कीमत चुकाने के लिए उसका इस्तेमाल कर रही थी। युआन जियांग की आंखें निराशा से भरी हुई थीं जब उसे सार्वजनिक रूप से पीट पीट कर मार डाला गया था। सू डिंगहिंग के दिल में अपनी जगह बनाने की कोशिश में सू योरू ने रोते हुए कहा, पिताजी, भले ही युआन जियांग ने मेरी निंदा की हो, लेकिन मेरे आंगन में जिनसेंग पाया गया। मेरी जिम्मेदारी है। पिताजी, कृपया मुझे कड़ी सजा दें। सू डिंगहिंग ने अपने होठों को कसकर बंद कर लिया। इसके लिए तुम्हें दोषी नहीं ठहराया जा सकता। ये सब उस बेचारी लड़की युआन जियांग की गलती है। इस डर से कि सू यंगक्सू उस पर अपना गुस्सा निकालेगी, सू डिंगहिंग ने सू यंगक्सू को विशेष रूप से निर्देश दिया, यंगक्सू, इस मामले में आपकी बहन पर गलत आरोप लगाया गया था। युआन जियांग ने ही जिनसेंग चुराया था। आपको उस पर अपना गुस्सा निकालने की अनुमति नहीं है। सू यंगक्सू ने मन ही मन उपहास किया। यह इतना स्पष्ट परिणाम था, फिर भी वह वही थी जिसने सू योरू के साथ गलत किया था। रहने भी दो। उसके पिता कभी भी सही और गलत में अंतर नहीं कर पाए थे, इसलिए उसने उनसे सू योरू को दंडित करने की उम्मीद नहीं की थी। उसने कहा, बेशक मैं अपनी छोटी बहन को दोष नहीं दूंगी, लेकिन आज वह सदमे में थी और बेहोश हो गई। मुझे डर है कि उसे ठीक होने की ज़रूरत है। पिताजी, आप उसे 1 महीने तक आंगन में ही ठीक होने क्यों नहीं देते और बाहर नहीं जाने देते? इस तरह आज रात की घटना नहीं फैलेगी और उसकी प्रतिष्ठा को नुकसान नहीं पहुंचेगा। सू डिंगहिंग ने अपनी दाढ़ी को सहलाया और सिर हिलाया। ये भी अच्छा है। उसने पलटकर सू योरू को निर्देश दिया, रो, अगले महीने तक आंगन में ही रहना। बाहर आकर इधर उधर मत घूमना। हाँ, मैं डैडी और बहन की बातें याद रखूंगी। वह सही तौर पर सहमत थी, लेकिन उसके दिल में वह सू यंगक्सू को टुकड़ों में फाड़ देना चाहती थी। वह 1 महीने तक ऐसे ही बंद रही। उसकी नज़र 3 जिनसेंग पर पड़ी। उसका दिल दुख रहा था क्योंकि सू यंगक्सू उन्हें वापस लेने जा रही थी। वह मूल रूप से एक मांगना चाहती थी। हालांकि सू यंगक्सू ने जल्दी से कहा, पिताजी, हालांकि जिनसेंग मिल गया है, लेकिन मार्क्विस मैनर में चोरों से इसकी रक्षा करना मुश्किल है। इसे फिर से खोने से बचाने के लिए बेहतर है कि पहले भाई को इसे रखने दिया जाए। ठीक है, मैं इसे रख लूंगा। मेरी चीज़ों को छूने की हिम्मत कौन करेगा? सू डिंगहिंग ने तुरंत उसे रोक दिया। उसे इस जिनसेंग की बहुत चाह थी, इसलिए वह किसी और को इसे छीनने की अनुमति कैसे दे सकता था? बड़े भाई सेना के प्रबंधन में सख्त हैं। आंगन में नौकर भी सेना से हैं। वे निश्चित रूप से गबन नहीं करेंगे।
महामहिम को निश्चित रूप से राहत मिलेगी अगर उन्हें पता चले कि जिनसिंग बड़े भाई के पास है। हालांकि अगर महामहिम को आज रात के मामले के बारे में पता चला। सू यंगक्सुए का छोटा चेहरा चिंता से भर गया था। सू डिंगहिंग पहले से ही चुएहान की उग्र अभिव्यक्ति की कल्पना कर सकता था। वह कांप उठा और निराशा में हाथ हिलाया। भूल जाओ, हाओ, रखो, इसे रखने दो। आज रात के हंगामे के बाद उसे कुछ समझ नहीं आया और वह गुस्से में अपने कमरे में लौट आया। सू हाओ ने जिनसिंग को हटा लेने के बाद सू यंगक्सु को उसके कमरे में वापस भेज दिया। चांदनी की रोशनी हल्की थी, जिससे सू हाओ की आंखें कोमल लग रही थीं क्योंकि उनमें चांदी की रोशनी की एक परत झलक रही थी। बहन, चिंता मत करो, जिनसिंग मेरे पास है, तुम कभी भी आकर इसे ले सकती हो। मैं इसका ख्याल रखूंगा और किसी को भी इसे छीनने का मौका नहीं दूंगा। सू यंगक्सु का स्वर शांत था। मैं मूल रूप से ये जिनसिंग तुम्हें देना चाहती थी। तुम इन्हें अपने इस्तेमाल के लिए रख सकते हो। ये बहुत महंगा है, तुम्हें कोई आपत्ति नहीं। ये तो बस कुछ जिनसिंग के टुकड़े हैं। मेरे भाई के मेरे प्रति प्यार की तुलना में ये कुछ भी नहीं है। सू यंगक्सु की आंखों में अपराध बोध की झलक दिखाई दी। अपने पिछले जन्म में सू हाओ की दुखद मौत उसके दिमाग में उभर आई। आज रात उसे इस मामले में शामिल करने का उसका कोई इरादा नहीं था, लेकिन अपने पुनर्जन्म के बाद उसने सू हाओ के साथ बिताए हर पल को संजोया। सू हाओ ने कभी किसी के चेहरे पर इतना गहरा अपराध बोध नहीं देखा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसने कोई पाप किया हो और उसे पश्चाताप हो रहा हो और वह उसका प्रायश्चित कर रही हो। लेकिन उसकी बहन ने ऐसा गंभीर पाप कब किया था? सू हाओ का हाथ धीरे से सू यंगक्सु के कंधे पर पड़ा और उसका स्वर चांदनी की तरह कोमल था। बहन, मैं तुम्हारे जीवन भर तुमसे प्यार करता रहूंगा। तुम्हें मेरे साथ संकोच करने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें कोई शिकायत है तो आकर मुझे बताओ। मैं निश्चित रूप से तुम्हारा बदला लूंगा। ठीक है, सू यंगक्सु मुस्कुराए। यह उसके पुनर्जन्म के बाद पहली मुस्कान थी। सू हाओ ने उसे आंगन में लौटते हुए देखा। शूयान उसकी आंखों में अविश्वास लिए उसके पास खड़ा था। सू यंगक्सु पहले से वाकई अलग है। अब उसके पास दिमाग है। सू हाओ ने गंभीर नज़र से देखा और शूयान ने तुरंत अपना मुंह ढक लिया। ये सबसे बड़ी युवा मिस है। सू हाओ का सुंदर चेहरा वीरता से भरा हुआ था। इस जीवन में वह निश्चित रूप से अपनी बहन की रक्षा करेगा। सू यंगक्सु के लौटने के बाद, जैसा कि उसने उम्मीद की थी, प्रांगण घुटनों के बल बैठे लोगों से भर गया था। कुछ नौकरानियां, बूढ़ी औरतें और नौकर चाकर सब उसकी ओर भय से देख रहे थे, कुछ कहना चाहते थे पर झिझक रहे थे। ये देखकर कि वह आराम करने के लिए अपने कमरे में वापस जा रही है, बूढ़ी मैडम झांग ने तुरंत कहा, कृपया हम पर विश्वास करें, सबसे बड़ी युवा मिस। हम सभी आपके प्रति वफादार हैं। सू यंगक्सु ने अपने होठों को ठंडे अंदाज में सिकोड़ लिया। मुझे ऐसा नहीं लगता। क्या तुम वफादार हो या युआन जियांग की लाश देखने के बाद तुम अपने मालिक के प्रति वफादार बने रहने से डर रही हो? लोगों के चेहरे पर ऐसे भाव थे जैसे उन्हें लाल रंग से रंग दिया गया हो। वे हैरान, शर्मिंदा और डरे हुए थे। बूढ़ी मैडम झांग के पैर कमजोर पड़ गए और वह घुटनों के बल बैठकर विनती करने लगी, मिस, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमें अतीत में यहाँ किसने भेजा है, हम भविष्य में आपके लिए अपना सर्वश्रेष्ठ जरूर करेंगे। कृपया हमें एक मौका दें, मिस। हमें युआन जियांग जैसा न होने दें। हर कोई मौत से डरता था। युआन जियांग की मौत उनके सिर पर लटकी चाकू की तरह थी। झीलन ने सू यंगक्सु के बैठने के लिए एक कुर्सी खिसका दी। सू यंगक्सु ने ठंडे चेहरे से कहा, क्या तुमने युआन जियांग की लाश देखी? जाकर देखो। विश्वासघात करने और मेरी सेवा करते हुए गुप्त रूप से दूसरों की मदद करने का यही नतीजा होगा। मैं, सू यंगक्सु, इसे बर्दाश्त नहीं कर सकती। जो लोग मेरे आंगन में रहने को तैयार हैं, वे मेरे प्रति वफादार होंगे। जो लोग अनिच्छुक हैं, वे अब चले जाएं। सू यंगक्सु ने उन्हें सोचने का मौका दिया। दो नौकरों को पता था कि सू यंगक्सु की छवि खराब है। अब जब उनके पास जाने का मौका था तो वे तुरंत उठकर आंगन से बाहर चले गए। बूढ़ी मैडम झांग और अन्य लोग घुटनों के बल बैठ गए और हिले नहीं। सू यंगक्सु ने झीलन से पूछा, मार्क्विस मैनर में उनका मासिक वेतन कितना है? झीलन ने एक एक करके कहा, 2 छोटी नौकरानियों को हर महीने 1 ताइल मिलेगा, बूढ़ी मैडम को हर महीने 2 ताइल और नौकर लड़के को हर महीने 1 ताइल मिलेगा। सू यंगक्सु ने सिर हिलाया। आज से जो लोग अपने मालिक के प्रति वफादार होंगे, उन्हें हर महीने 5 टैल चांदी मिलेगी। बूढ़ी मैडम झांग और अन्य लोगों की आंखें लगभग बाहर निकल आईं। 5 टैल, ये वह धन था जो कई लोग एक साल में भी नहीं कमा सकते थे। मार्क्विस मैनर में इतना अधिक वेतन कभी नहीं मिला था। जो लोग मेरी सेवा करने के लिए पीछे रह जाएंगे, सू यंगक्सु, उनके साथ अच्छा व्यवहार किया जाएगा। जो लोग अभी भी बुरे विचार रखते हैं, मैं उन्हें कड़ी सजा दूंगा, समझे? सू यंगक्सु के ठंडे चेहरे से एक अत्यंत मजबूत आभा निकल रही थी। बूढ़ी मैडम झांग और अन्य लोग बहुत प्रभावित और आश्वस्त थे। वे घुटनों के बल झुके और एक के बाद एक प्रणाम किया। मिस, हम निश्चित रूप से आपकी अच्छी सेवा करेंगे।
हम नौकर भी। सू यंगक्सू ने उन्हें जाने के लिए कहा और वह अपने कमरे में वापस चली गई। जीलान ने भौहें सिकोड़ते हुए उसे याद दिलाया, मिस, आपका मासिक भत्ता ज्यादा नहीं है। आप उन्हें इतना ज्यादा मासिक भत्ता देने के लिए पैसे कहाँ से लाएंगी? सू यंगक्सू ने एक कप चाय पी। चाय सूखी लगी और उसने उसे थूक दिया। पुरानी चाय लगभग खत्म हो गई है न? हाँ मिस, घर में पुरानी चाय लगभग नहीं बची है। अगर आप हर महीने 5 टाइल चांदी देने का वादा पूरा नहीं कर सकती, ये सम्मान की बात होगी। कल सुबह कोई मुझे खोजने आएगा। जीलान, दरवाजे पर जाओ और कल इंतजार करो। कौन है भाई? जीलन अधिक स्पष्ट रूप से पूछना चाहती थी, लेकिन सू यंगक्सू बिस्तर पर सो गई। उसके आत्मविश्वास भरे चेहरे ने अचानक झीलन के दिल में मौजूद संदेह को दूर कर दिया। अगली सुबह झीलन दरवाजे पर खड़ी थी और अभी भी हैरान थी। सू यंगक्सू की तलाश में कौन आएगा? उसे पैसे दे रहे हो? मैनेजर क्यू मार्क्विस मैनर में सुबह सुबह सू यंगक्सू के बारे में पूछने आया था। जीलान ने देखा कि वह सादे कपड़े पहने हुए था और ऐसा नहीं लग रहा था कि वह सू यंगक्सू को पैसे भेजेगा। वह मैनेजर क्यू को सू यंगक्सू के पास ले आए। जैसा कि अपेक्षित था, मैनेजर क्यू ने सबसे पहले कहा, मिस, चूंकि आप इतनी सक्षम हैं, इसलिए कृपया मेडिकल सेंटर को बचा लीजिए। मिस, हमारे पास मेडिकल सेंटर को देने के लिए और पैसे नहीं हैं। जीलान इतनी चिंतित थी कि वह रोने वाली थी। मैनेजर क्यू भी परेशान दिख रहे थे। हालांकि मेडिकल सेंटर चलाने में पैसा बहुत ज़रूरी है, लेकिन मिस के मेडिकल कौशल से ज़रूर फर्क पड़ेगा। आपने जो दवाई मुझे दी थी, मैंने उसे 2 दिन तक इस्तेमाल किया और मेरे पैरों का दर्द काफ़ी कम हो गया। मैनेजर क्यू ने चमकती आंखों से सू यंगक्सुए को देखा। सू यंगक्सू ने सिर हिलाया। अब जब तुम्हारे पैर ठीक हो गए हैं, तो तुम्हारे लिए काम करना आसान हो जाएगा। इसे पहले मेडिकल सेंटर ले जाओ। मुझे यकीन है कि तुम इसे जल्द ही बेच पाओगे। सू यंगक्सू ने 2 रक्त का थक्का जमाने वाली घास निकाली और उन्हें मेज पर रख दिया। मैनेजर क्यू कई सालों से केंद्र का प्रबंधन कर रहे थे और जड़ी बूटियों से बहुत परिचित थे। जब उन्होंने रक्त का थक्का जमाने वाली घास की गंध सूंघी, तो वे चौंक गए। ये रक्त का थक्का जमाने वाली घास अभी अभी तोड़ी गई है और बहुत ताज़ा है। दवा के रूप में इस्तेमाल किए जाने पर यह विशेष रूप से प्रभावी है। एक गोली कम से कम 3500 टेल में बेची जा सकती है। 2 रक्त का थक्का जमाने वाली घासें 7000 टेल की थीं। जीलान आश्चर्यचकित और प्रसन्न थी। मिस, ये बहुत बढ़िया है। जिलान ने विनम्रतापूर्वक मैनेजर क्यू को भेज दिया। मैनेजर क्यू मेडिकल सेंटर का प्रबंधन करता था और उसके कुछ संपर्क थे। सिर्फ एक दिन में उसने ब्लड क्लॉटिंग ग्रास के 2 डंठल बेच दिए थे। उसने सू यंगक्सू को देने के लिए 7000 टेल चांदी ली। सू यंगक्सू ने नोटों की गिनती की। उसने 3000 टेल अपने पास रख लिए और 4000 टेल उसे दे दिए। मैनेजर क्यू ने बार बार हाथ हिलाया। मिस, आपको पैसे अपने पास ही रखने चाहिए। मार्क्विस मैनर में आपको निश्चित रूप से पैसे की ज़रूरत पड़ेगी। मैनेजर क्यू 2 बार सू यंगक्सू के आंगन में आया और चुपके से जगह का जायजा लिया। सू यंगक्सू जियांगडू शहर की सबसे गरीब बेटी होगी। उसे अपने बूढ़े मालिक की ओर से उस पर दया आ गई। ये पैसा मेडिकल सेंटर के लिए है। सबसे पहले 2 बूढ़े डॉक्टरों को 1000 टेल चांदी दें। उन दोनों के पास अच्छी चिकित्सा कौशल है और उन्होंने पिछले कुछ सालों में मेडिकल सेंटर के कारण बहुत कुछ सहा है। ये पैसा उन्हें दिलासा देने के लिए है। दूसरा, मेडिकल सेंटर का नवीनीकरण और विस्तार करके उसे और बड़े पैमाने पर बनाना और ज़्यादा लोगों की भर्ती करना। मैनेजर क्यू ने सिर हिलाया। मैं इसे याद रखूंगा, मिस, मैं निश्चित रूप से वैसा ही करूंगा जैसा आप कहेंगी। ये केवल समय की बात है जब हमारा मेडिकल सेंटर फिर से चालू हो सकेगा। उसने सू यंगक्सुए की ओर देखा, उसकी आंखें आशा से भरी थीं। जिलान ने मैनेजर क्यू को बाहर भेज दिया और खुशी खुशी वापस आ गई। मिस, हमारा मेडिकल सेंटर निश्चित रूप से बहुत बेहतर होगा। भविष्य में आपके पास पैसे होंगे। सू यंगक्सू ने सिर हिलाया। ये तो बस पहला कदम है। चिकित्सा केंद्र का प्रबंधन इससे कहीं ज़्यादा है। औषधीय जड़ी बूटियों के अलावा मेडिसिन किंग घाटी में कई सब्जियां भी उगाई जाती थीं। उसने कुछ सब्जियां और मूली निकाली और जीलान को उन्हें पकाने दिया और उन्होंने 2 दिनों तक उन्हें खाया। उन दोनों को स्पष्ट रूप से महसूस हुआ कि उनका शरीर बहुत मजबूत हो गया है। उसने जीलान से सुहाव को भी कुछ भेजने को कहा। जब जीलान वापस लौटा तो शुयान भी वहां था। उसने सू यंगक्सू को एक कार्ड दिया। युवा मिस, मार्शल जनरल असेसमेंट 5 दिनों में आयोजित किया जाएगा। युवा मास्टर आपको देखने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं। जनरलों के लिए जनरलों की परीक्षा एक सख्त आवश्यकता थी। महान चेंग राजवंश ने दुनिया को शांत करने के लिए मार्शल आर्ट का इस्तेमाल किया। पूर्वज सम्राट के मार्शल आर्ट कौशल असाधारण थे। उन्होंने उच्च मार्शल आर्ट कौशल वाले कई लोगों को सेनापतियों के रूप में दरबार में भर्ती किया और उन्हें प्रशिक्षित किया। उन्होंने लाखों शक्तिशाली सैनिकों को प्रशिक्षित किया और 9 प्रांतों में प्रसिद्ध थे।
हालांकि महान चेंग राजवंश में जनरल बनना आसान नहीं था। भले ही किसी की पारिवारिक पृष्ठभूमि अच्छी हो, फिर भी उसे योग्य होने के लिए सख्त मूल्यांकन से गुजरना पड़ता था। हर साल मूल्यांकन आयोजित किया जाता था ताकि जनरलों को याद दिलाया जा सके कि वे हर समय सुस्ती न बरतें। अगर वे पीछे हटते हैं तो वे तुरंत अपना आधिकारिक पद और शक्ति खो देते हैं। उन्हें पुनर्मूल्यांकन का अवसर पाने के लिए अगले साल तक इंतजार करना पड़ता था। अपने पिछले जीवन के मूल्यांकन में सू हाओ को उसके द्वारा फंसाया गया और उसने खुद को मार्शल आर्ट प्रतियोगिता में बनाए रखने के लिए मजबूर किया। पिछली प्रतियोगिता में वह सू जिनिक्सुआन से हार गया और एक जनरल के रूप में अपना पद खो दिया। इस जीवन में सू यंगक्सू की खूबसूरत आंखें दृढ़ संकल्प से भरी हुई थीं। मैं निश्चित रूप से जाकर व्यक्तिगत रूप से बिग ब्रदर का उत्साहवर्धन करूंगी। शूयान दंग रह गया जब उसने देखा कि वह कितनी आसानी से मान गई। तुम जरूर जाओगी। मुझे मत बताओ कि तुम यंग मास्टर को नीचे खींचोगी। आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? मिस सबसे बड़े युवा मास्टर के प्रति बहुत ख्याल रखती हैं और उन्हें खाना भेजना भी नहीं भूलीं। जीलान ने गुस्से में शूयान के पैर पर कदम रख दिया। शूयान ने कराहते हुए जीलान को घूरते हुए अपना चेहरा फुला लिया। बेवकूफ़ लड़की, तुम ऐसा कुछ क्यों सीखोगी? उसने इतना हिंसक होना सू यंगक्सू से सीखा था। उसके चेहरे पर निशान अभी तक ठीक नहीं हुए थे। जिलान, उसे बाहर भेजो। सू यंगक्सू ने हल्के से निर्देश दिया। जीलान ने झाड़ू लेकर शूयान को बाहर खदेड़ दिया। शूयान घबराकर भाग गया। वह लिंग शियाओ गार्डन में वापस भागा और बार बार अपना सिर हिलाया। हम उन्हें नाराज नहीं कर सकते। अब उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वह सबसे बड़ी युवती को उकसाए। 9वें राजकुमार का भवन। चू जिनलिंग, जो आलीशान कपड़े पहने हुए थे, चूएहान के सामने कूद पड़े और चालाकी से आंख मारी। 9वें शाही चाचा, मार्शल जनरल असेसमेंट 5 दिनों में होगा। सबसे लोकप्रिय दांव पुराने जनरल सू के 2 पोते, सू हाओ और सू जिनिक्सुआन हैं। आप किस पर दांव लगाना चाहते हैं? चूएहान के स्पष्ट हाथ ने मेज पर दस्तक दी। सू हाओ। तो मैं सू जिनिक्सुआन पर दांव लगाऊंगा। सू हाओ कुछ दिन पहले घायल हो गया था, इसलिए वह इतनी जल्दी ठीक नहीं हो सका। इसके अलावा उसकी एक बहन थी जिसने उसे जहर दिया था और वह एक बोझ है, इसलिए वह निश्चित रूप से सू जिनिक्सुआन के खिलाफ नहीं जीत सकता था। चू जिनलिंग ने अपनी कमर पर जेड पिक्सियू को चुटकी से दबाया और उसके चेहरे पर दृढ़ निश्चय था। एक बहन जो बोझ है। चूएहान के मुंह के कोने थोड़े से मुड़े हुए थे। जरूरी नहीं। चू जिनलिंग ने उसके मुंह के कोने पर मुस्कुराहट देखी और हिंसक रूप से काम उठा। शाही चाचा, आप मुस्कुरा नहीं सकते, है ना? अरे बाप रे! उसे एक बहुत ही भयानक आभा महसूस हुई। वह एक अनियंत्रित 8वां राजकुमार था और यहाँ तक कि उसके पिता ने भी बचपन से ही उसकी बहुत परवाह नहीं की थी। हालांकि वह केवल एक व्यक्ति से डरता था और वह था उसका 9वां शाही चाचा, चूएहान। वह विशेष रूप से उसके हंसने से डरता था, क्योंकि अगर वह मुस्कुराएगा तो कोई न कोई मुसीबत में जरूर पड़ जाएगा। और यह एक प्रकार का दुर्भाग्य था। चूएहान उससे 10 साल बड़ा था और वह बचपन से ही किसी और के बच्चे जैसा था। वह महान चेंग राजवंश में कविता, साहित्य, घुड़सवारी और तीरंदाजी में सर्वश्रेष्ठ था। वह इतना अच्छा था कि उसका कोई दोस्त नहीं था और उनका व्यक्तित्व भी बहुत अजीब था। जब वे छोटे थे तो राजकुमारों को 9वें शाही चाचा से सबसे ज्यादा डर लगता था, न कि ग्रैंड ट्यूटर या मास्टर से। जब वे आराम कर रहे थे तो यदि कोई चिल्लाकर कह दे कि 9वें शाही चाचा यहाँ हैं, तो वे निश्चित रूप से कांप उठेंगे। चूएहान ने अपनी आंखें ठंडी करके खोली और उसकी ओर देखा। मैं हंस नहीं सकता। उसके चारों ओर नरक के राजा की आभा थी। चू जिनलिंग कांप उठा और जल्दी से कुछ कदम पीछे हट गया। उसने चावल पर चोंच मारते हुए चूजे की तरह सिर हिलाया। तुम हंस सकते हो, शाही चाचा, जब तुम हंसते हो तो बहुत अच्छे लगते हो। तुम महान चेंग राजवंश में सबसे अच्छे लगते हो। तुम्हारा स्वाद बहुत अच्छा है। चूएहान ने अच्छे मूड में सिर हिलाया क्योंकि वह सू यंगक्सू के जेड पेंडेंट के साथ खेल रहा था। अरे, सिर्फ शाही चाचा ही नहीं, अभी तुम्हारा क्या मतलब था? बूढ़े जनरल की बेवकूफ़ पोती सिर्फ सू हाओ को ही नीचे खींचेगी, है ना? चू जिनलिंग थोड़ी देर बाद चूएहान के पास लौट आया। चूएहान ने चू जिनलिंग की तरफ देखा तक नहीं। मैंने कुछ दिन पहले उसे 3 जिनसेंग दिए थे। सू हाओ की चोटें ठीक हो जानी चाहिए थीं। जहाँ तक उस व्यक्ति का सवाल है जो कह रहा है कि वह एक बेवकूफ़ है, मुझे लगता है कि उसे खुद को शांत करने के लिए सैन्य शिविर में भेज दिया जाना चाहिए। अलविदा, शाही चाचा। चू जिनलिंग हवा के झोंके की तरह शाही महल से भाग निकला। वह भागकर अपने घर की ओर लौटा और अपनी छाती थपथपाए। हे भगवान, सैन्य शिविर में जाना तो अपनी जान मांगने के समान है। उसकी माँ, शाही उपपत्नी, ने उसे बचपन से ही लाड़ प्यार से पाला था। उसकी घुड़सवारी और तीरंदाजी की कलाएं सबसे खराब थीं। सैन्य शिविर में जाना मौत को दावत देने के समान था। हालांकि शाही चाचा सिर्फ इसलिए उसकी जान लेना चाहते थे क्योंकि उसने सू यंगक्सुए को बेवकूफ़ कहा था। वह बहुत पक्षपाती था। इंपीरियल अंकल के साथ एक समस्या है।
जियांग डू शहर के 8 ट्रिग्राम के प्रमुख के रूप में चू जिनलिंग ने तुरंत सू यंगक्सू के प्रति चू यहान के असामान्य व्यवहार को नोट कर लिया। 5 दिन बाद वांगजियांग टावर पर सू यंगक्सू सुनहरे कमलों से कशीदाकारी वाली लाल पोशाक में गाड़ी से बाहर निकली और युवतियों के एक समूह के साथ अवलोकन मंच पर चली गई। उसकी सीट तीनों में से पहली थी। राजकुमारियों के अलावा उसकी सीट से सबसे अच्छा नज़ारा दिखता था, जिससे वह सभी नज़ारे और टूर्नामेंट स्टेज देख पाती थी। बहुत से लोग उसे ईर्ष्या से देखते थे। कार्मिक मंत्रालय के मंत्री की बेटी वू रुफेई ने तो उसका मजाक भी उड़ाया। उसकी पारिवारिक पृष्ठभूमि पर भरोसा करते हुए आजकल तो कोई मूर्ख भी वांगजियांग टावर जा सकता है। सू यंगक्सू अपनी सीट पर बैठी और उदासीनता से बोली, ये सही है। अगर तुम कुछ नहीं कहोगी तो कोई नहीं जान पाएगा कि तुम एक बेवकूफ़ हो जो अपनी पारिवारिक पृष्ठभूमि पर भरोसा करती हो। वो रुफेई शर्मा गई। मैं तुम्हारे बारे में बात कर रही हूँ। सू यंगक्सू ने मासूमियत से उसकी ओर देखा। मैं भी तुम्हारे बारे में ही बात कर रही हूँ। क्या कुछ गड़बड़ थी मिस वू? क्या तुम खुद को बेवकूफ़ कहने के लिए इतनी उत्सुक थीं? उसके चारों ओर हंसी का माहौल था। वो रुफेई ने गुस्से में अपने पैर पटक दिए। तुम्हें बस अपनी बहन की ज़रूरत है जो तुम्हें अनुशासित करे। सू योरू कहाँ है? जब मैं उसे पा लूँगा तो मैं उसे तुम्हें सबक सिखाने दूंगा। सू यंगक्सू ठंडी हंसी हंस पड़ी और उसकी आंखें ठंडी और तीखी थीं। तो मंत्री की संपत्ति की परवरिश ऐसी है कि रखेल की बेटी वैद पत्नी की बेटी को पढ़ाती है और छोटी बहन बड़ी बहन को पढ़ाती है। कोई आश्चर्य नहीं कि मिस वू इतनी मूर्ख है। सू यंगक्सू, तुमने मुझे बेवकूफ़ कहने की हिम्मत की। सू योरू के बारे में क्या? अगर उसने तुम्हें नहीं मारा तो मैं टकराना। इससे पहले कि वो रुफेई अपनी बात पूरी कर पाती, सू यंगक्सू ने उसे लात मारकर दूर कर दिया। सू यंगक्सू अपने जूते पोंछने के लिए नीचे झुकी। वह बर्फ की तरह ठंडी थी। अगर तुम्हें पिटना है तो तुम्हें दूसरों को बुलाने की ज़रूरत नहीं है, बस शब्द बोल दो। वो रुफेई 2 नौकरानियों की मदद से खड़ी हुई और गुस्से से बोली, सू यंगक्सू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे लात मारने की? मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। सू यंगक्सू मूल रूप से यह कहना चाहती थी कि यह उस पर निर्भर है। अचानक एक आदमी की आवाज़ गूंजी, उसे जाने से रोकने के लिए तुम क्या करोगे? वो रुफेई का शरीर वहीं जम गया जैसे कि उसे किसी बर्फ के टुकड़े से घायल कर दिया गया हो। उसके बगल में खड़ी महिलाएं जो ये हंगामा देख रही थीं, वे भी चुप हो गईं। चू यहान प्रकट हुआ। हवा न होने पर भी उसका बैंगनी सुनहरा लबादा लहरा रहा था। उसके चेहरे पर, जिसने अनगिनत महिलाओं को आकर्षित किया था, एक अभिमानी और खूनी आभा थी। महाराज! वो रुफेई चौंक गई। वांगजियांग टावर पर पुरुषों और महिलाओं के लिए सीटें अलग अलग थीं। उसे उम्मीद नहीं थी कि चू यहान वहां आएगा और वह तुरंत डर गई। हालांकि उसके बगल में बैठी महिलाओं ने उसे याद दिलाया, महामहिम निश्चित रूप से इस बेवकूफ़ की मदद नहीं करेंगे। शायद वह आपको उसे सबक सिखाते हुए देखना चाहते हैं। हाँ रुफेई, डरो मत। वो रुफेई को लाड़ प्यार की आदत थी और वह कभी बहुत होशियार नहीं थी। ये सुनकर वह अचानक अधिक आश्वस्त हो गई। उसने अपनी स्कर्ट उठाई और सू यंगक्सू की ओर इशारा किया। मैं चाहती हूँ कि वह इस ड्रेस के लिए मुझे मुआवजा दे और घुटनों के बल बैठकर मेरे सामने झुके। महाराज, मेरी माँ ने मेरे लिए स्वर्गीय सुगंध मंडप में यह ऑर्डर किया था। ये बेहद कीमती है और जियांगडू शहर में इसकी सिर्फ एक ही ड्रेस है। सू यंगक्सू ने अभी अभी मुझे लात मारी है। उसे झुककर मुझसे माफ़ी मांगनी चाहिए। ओह! चू यहान ने अपनी भौहें उठाईं और सू यंगक्सू को देखा। क्या तुम पैसे देकर घुटने टेकने जा रही हो? सू यंगक्सू ने अपनी आंखें घुमाईं। नहीं। चू यहान को सू यंगक्सू को फटकारते देख वो रुफेई ने सोचा कि वह उसका साथ देगा, इसलिए उसने जल्दी से स्थिति का फ़ायदा उठाकर उसे दबा दिया। यदि आप घुटने नहीं टेकते हैं तो महामहिम आपको निश्चित रूप से दंडित करेंगे। सू यंगक्सू की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं जब उसकी नज़र चू यहान की कमर पर लगे जेड पेंडेंट पर पड़ी। वह अभी भी इसे पहने हुए था। उसने पहले ही अपने कपड़े बदल लिए थे। फिर उसने जेड पेंडेंट बदलकर उसे वापस करने के बारे में क्यों नहीं सोचा? सू यंगक्सू, घुटनों के बल बैठो और माफ़ी मांगो। चू यहान के समर्थन के साथ वो रुफेई दबंग बन गई। सू यंगक्सू ने उसकी ओर उदासीनता से देखा और ठंडे स्वर में 2 शब्द बोले, सपने देखते रहो। आप, महाराज, आपको उसे उचित दंड देना चाहिए। वो रुफेई ने उसके द्वारा पीटे जाने के बाद संपर्क करने की हिम्मत नहीं की, इसलिए उसने मदद के लिए चू यहान की ओर रुख किया। चू यहान ने सिर हिलाया। वास्तव में हमें उचित दंड देना चाहिए। सू यंगक्सू ने थोड़ा भौहें सिकोड़ी जब उसने चू यहान को ये कहते सुना, यदि आप मेरी गाड़ी को चौंकाते हैं और मुझे दुखी करते हैं तो मैं आपको घुटनों के बल बैठकर देखने की सज़ा दूंगा। महाराज, मेरी मिस का आपको नाराज़ करने का कोई इरादा नहीं है। कृपया उसे माफ़ कर दें। जीलान ने तुरंत घुटनों के बल बैठकर सू यंगक्सू से विनती की। उसने सू यंगक्सू की स्कर्ट के कोने को खींचा। मिस, जल्दी से महामहिम से माफ़ी मांगो। चू यहान को अपमानित करना एक गंभीर मामला था।
यदि मार्क्विस को पता चल गया तो वह निश्चित रूप से युवा मिस को कड़ी सजा देगा। सू यंगक्सुए का शरीर थोड़ा सा हिला जब उसने घृणा से चू यहान को देखा। वो रोफेई बहुत खुश थी। उसने अपने हाथ कमर पर रखे और सू यंगक्सु को आदेश दिया, तुमने महामहिम की अवज्ञा करने की हिम्मत की, तुम मर जाओगी, जल्दी करो और घुटने टेक दो। ये सही है, ये सही है। सू यंगक्सु, तुमने रुफेई को नाराज किया और तुम सज़ा के हकदार हो। महाराज वाकई समझदार हैं, इस तरह के बेवकूफ़ को सज़ा मिलनी चाहिए। चू जिनलिंग काफ़ी देर से स्टैंड में इंतजार कर रहा था, लेकिन प्लॉट की दिशा उसकी उम्मीदों से परे थी। उसने अपने गोरे और सुंदर चेहरे को छुआ। क्या शाही चाचा ने सू यंगक्सु को अलग नज़र से नहीं देखा? उसने ऐसा क्यों किया? क्या ऐसा हो सकता है कि यह बूढ़ा कुंवारा व्यक्ति सू यंगक्सु का ध्यान आकर्षित करना चाहता था? सू यंगक्सु का दिमाग तेजी से घूम रहा था क्योंकि वह सोच रही थी कि इस शापित 9वें राजकुमार से कैसे बचा जाए। हालांकि उसने महसूस किया कि वह पहले ही उसके पीछे आ चुका था और उसकी गर्म सांसें उसके कान को सहला रही थीं। वह आदमी बहुत ही ठंडी और गहरी आवाज़ में बोला, मैं तुम्हारे बारे में बात कर रहा हूँ। उसकी आंखों की ठंडी रोशनी वो रुफेई पर केंद्रित थी। वो रुफेई का चेहरा पीला पड़ गया। महाराज, क्या आप सू यंगक्सु को सज़ा नहीं देना चाहते थे? उसके बगल में बैठी महिलाएं भी दंग रह गईं। वो रोफेई को ही सज़ा क्यों दी जा रही थी? मुझे हमेशा इसे 2 बार कहने से नफरत है। चू यहान ने उसे धीमी आवाज़ में डांटा। वो रोफेई इतनी डर गई कि वह तुरंत उसके सामने घुटनों के बल बैठ गई। प्लॉप, वह सू यंगक्सुए के सामने घुटनों के बल बैठी थी। सू यंगक्सु ने अपनी बाहें उठाईं। ये परिवर्तन सचमुच बहुत जल्दी आया। हे, चू यहान की गहरी सांस उसकी गर्दन के पीछे की त्वचा पर पड़ी, जिससे वह कांपने लगी। जब सू यंगक्सु ने फिर से मुड़कर देखा तो वह पहले ही बैठ चुका था। संयोगवश उसका पद ठीक उसके ऊपर था। सू यंगक्सु का चेहरा हल्का लाल हो गया था। चू यहान की सांस अभी भी उसकी गर्दन पर लगी हुई थी, लेकिन उसका दिल और भी जटिल होता जा रहा था। यह आदमी क्या करने की कोशिश कर रहा था? उसने उसका जेड पेंडेंट छीन लिया था और आज जानबूझकर उसे चिढ़ा रहा था। और यह इस प्रकार था। अपने पुनर्जन्म के बाद से यह पहली बार था जब वह किसी को स्पष्ट रूप से समझ नहीं पाई थी। सभी लोग अपनी अपनी सीट पर बैठ गए, सिवाय वो रुफेई के, जो अभी भी ज़मीन पर घुटनों के बल बैठी थी। वह लाड़ प्यार में पली बड़ी थी और उसने कभी घर पर अपने माता पिता के सामने घुटने नहीं टेके थे। इस समय अगर वह अपमान में सू यंगक्सु के सामने घुटने टेकती थी तो ये ठीक था, लेकिन उसे अभी भी घुटने टेक कर प्रतियोगिता देखनी थी। वह शिकायत में चिल्लाई, बूहो, महाराज मुझे क्यों सज़ा दे रहे हैं? सू यंगक्सुए ही स्पष्ट रूप से मुझे परेशान कर रही थी। उसके पीछे खड़ी एक महिला ने उसे प्यार से सलाह दी, अब और मत बोलो। अगर तुम महामहिम को नाराज़ करती रहोगी तो तुम पिता को फंसा दोगी। ये तुम्हारा कोई काम नहीं है। वो रोफेई का गुस्सा भड़क गया और उसने उसे थप्पड़ मार दिया। वो जिन्यान ने अपना सिर नीचे कर लिया और उसे मनाने की कोशिश करना बंद कर दिया। दूसरी ओर चू यहान ने यह सुना और सार्वजनिक रूप से जवाब दिया, क्योंकि मैं तुम्हें पसंद नहीं करता। क्या वह तुम्हें पसंद नहीं है? इससे वो रोफेई और भी ज्यादा नाराज हो गई। उसका नाजुक चेहरा लाल हो गया था और उसका चेहरा आंसुओं से भरा हुआ था। महाराज, आप मुझे पसंद क्यों नहीं करते? फिर सू यंगक्सु के बारे में क्या? वह तुमसे ज्यादा सुंदर है। चू यहान ने अपने सिर को अपने हाथ से सहारा दिया और उसकी नज़र सू यंगक्सुए पर पड़ी। सू यंगक्सुए ने उसे अपनी बाहों में लपेट लिया और चू यहान की ओर देखने की इच्छा को दबा लिया। क्या यह आदमी जानबूझकर वो रुफेई को अपमानित करने के लिए उसका इस्तेमाल कर रहा था? वो रोफेई एक बच्चे की तरह रोने लगी। प्रतियोगिता की शुरुआत से लेकर अंत तक वह पूरे 4 घंटे घुटनों के बल बैठी रही। इन 2 घंटों में चू जिनलिंग ने बहुत जोश से लिखा और कहानी का एक बेहतरीन अध्याय पूरा कर लिया। उसने जो आखिरी वाक्य लिखा वह था, महिला हिली नहीं थी, लेकिन आदमी लंबे समय से उसके लिए तरस रहा था। उसने किताब बंद की और चू यहान को ध्यान से देखा। उसे लगा कि लिखावट बहुत ज्यादा यथार्थवादी थी। उसके शाही चाचा को सू यंगक्सुए से प्रेम हो गया था। उसने बेशर्मी से कहा कि वह सुंदर थी। भले ही युवती उसे अनदेखा कर दे, फिर भी वह समय समय पर उसकी ओर देखता रहता। तस्क तस्क। 25वां मैच सू हाओ जीत गया। अखाड़े में घंटियों की आवाज़ गूंज उठी। सू हाओ का लंबा कद मंच पर स्थिर रूप से उतरा। उसके लंबे बाल हवा में लहरा रहे थे और वह वीर लग रहा था। वाह, जनरल सू बहुत सुंदर हैं। जनरल सू की मार्शल आर्ट बहुत मजबूत है, इस बार उन्हें निश्चित रूप से पदोन्नति मिलेगी। सोब सोब सोब, मैं वास्तव में उससे शादी करना चाहती हूँ। भाई सू सबसे अच्छा है। सू यंगक्सु भी सू हाओ के लिए खुश थी। वह अवलोकन मंच पर खड़ी हुई और चिल्लाई, भाई तुम ये कर सकते हो। सू हाओ ने मुड़कर उसे देखा और मुस्कुराया, जिससे अवलोकन मंच पर मौजूद अनगिनत महिलाएं पागलों की तरह चीखने लगीं। आह, जनरल सू मुस्कुराए, वह बहुत सुंदर हैं। भाई सू मुझे देखकर मुस्कुरा रहे होंगे। जरूर।
अरे वे बहुत ज्यादा सोच रहे हैं। सबसे बड़े युवा मास्टर मिस को देखकर मुस्कुरा रहे हैं। यह उन पर कैसे मुस्कुरा सकता है? जीलान ने व्यंग्य किया। सू यंगक्सू ने अपने होठों को मोड़ा और सुहाओ की तरफ मुस्कुराए। हालांकि उसने देखा कि सुहाओ की नज़र दूसरी तरफ देख रही थी। इससे पहले कि वह समझ पाती कि वह किसकी तरफ देख रहा है, उसने तुरंत प्रतियोगिता पर ध्यान केंद्रित कर लिया। 26वां मैच, सुहाओ बनाम सू जिंगसुआन। सुहाओ बनाम सू जिनिक्सुआन। प्रतियोगी ने ऊंची आवाज में लगातार 3 बार घोषणा की। एक कप चाय बनाने में लगने वाला समय बीत गया। सुहाओ का विपरीत पक्ष खाली था और सू जिनिक्सुआन कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। सू यंगक्सू ने थोड़ा भौहें से कुढ़ी। उसने अपने पिछले जीवन में सू जिनिक्सुआन और सुहाओ के बीच हुई लड़ाई के बारे में सोचा। नतीजा ये हुआ कि सुहाओ बुरी तरह घायल हो गया और सू जिनिक्सुआन से हार गया। अब जबकि सुहाओ अपनी चोटों से उबर चुका था और लगातार 10 लड़ाइयां जीत चुका था, तो शायद सू जिनिक्सुआन ने अब उससे लड़ने की हिम्मत नहीं की। नियमों के अनुसार मंच पर न जाना हार स्वीकार करने के बराबर था। परीक्षक सुहाओ की जीत की घोषणा करने ही वाला था, लेकिन सुहाओ ने उसे रोकने के लिए अपना हाथ उठाया। मैं समय की एक और धूपबत्ती का इंतजार करने को तैयार हूं। भले ही यह हार स्वीकार करने जैसा हो, लेकिन यह आमने सामने ही किया जाना चाहिए। सुहाओ एक ईमानदार और धार्मिक व्यक्ति थे। वह मूल्यांकन को बहुत महत्व देते थे और उसका सम्मान करते थे। अगर वह जीतना चाहता था तो उसे निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से जीतना होगा। परीक्षक की आंखों में प्रशंसा थी और उसने तुरंत किसी को सू जिनिक्सुआन को खोजने के लिए भेजा। चू जिनलिंग ने अपने सिर को दोनों हाथों से सहारा दिया और आह भरी। आह, सू जिनिक्सुआन बहुत कायरतापूर्ण है। शाही चाचा, मैं हार गया। सोचिए, उसने जुए के खेल में बहुत सारा पैसा दांव पर लगा दिया था। चूलिहान की आंखें शांत थीं और उनमें खुशी का जरा भी आभास नहीं था। हालांकि जब मो क्यूई उसके पास लौटा तो वह उत्साहित हो गया। ये कैसा है? मो क्यू को याद आया कि उसने क्या देखा था और उसके मुंह के कोने फड़क उठे। मिस सू ने सू जिनिक्सुआन का अपहरण कर लिया। चूलिहान के होठों के कोने मुड़ गए और उसकी मुस्कुराती आंखें मोहक थीं। सुंदर, जैसी कि उससे उम्मीद थी। सू यंगक्सुए, क्या हुआ? सू जिनिक्सुआन का अपहरण कर लिया गया। अरे शाही चाचा, वह धोखा दे रही है। मैं अपनी हार स्वीकार नहीं कर सकता। चू जिनलिंग तुरंत अपनी शर्त बचाना चाहता था। मिस सू ने सू जिनिक्सुआन का अपहरण कर लिया था जब वह भाग रहा था, मोक्वी ने ठंडे स्वर में उत्तर दिया। क्या? वह आदमी कितना कायरतापूर्ण है। वह मंच पर भी नहीं गया और भागने की कोशिश भी की। चू जिनलिंग ने निराशा में अपना चेहरा ढक लिया। उसे पछतावा हुआ कि उसने ऐसे बेकार के टुकड़े पर दांव लगाया था। गर्जन, उसने बहुत सारा पैसा खर्च किया था। थोड़ी देर बाद सू यंगक्सू अपनी सीट पर वापस आ गई। अखाड़े में किसी ने प्रतियोगी के पास दौड़कर आकर सू जिनिक्सुआन का आत्मसमर्पण पत्र पेश किया। परीक्षक बेहद तिरस्कारपूर्ण था। उसने फिर से सुहाओ की ओर देखा और उसकी आंखें प्रशंसा से भर गईं। सुहाओ ने अंतिम राउंड जीत लिया। वांगजियांग टॉवर में जयकारे गूंज उठे। वू रुफेई, जो 4 घंटे से घुटनों के बल बैठा था, खुद को रोक नहीं सका और उछल पड़ा। भाई सू सबसे अच्छा है। आह! उसके पैर सुन्न हो गए और वह एक तरफ गिर पड़ी। वू जिन्यान ने उसका साथ दिया, लेकिन उसने उसे 2 बार मारा। चले जाओ, तुम घटिया गुलाम हो, मुझे मत छुओ। ठीक है। वू जिन्यान पीछे हट गई। उसके नाजुक और सुंदर चेहरे पर कोई खुशी या गुस्सा नहीं था। शुरू में सू यंगक्सू ने उस पर ध्यान नहीं दिया था, लेकिन जब सुहाओ देखने के मंच पर आया तो उसकी नज़र सबसे पहले उस पर पड़ी। सू यंगक्सू आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सकी। जानबूझकर अलगाव की भावना के साथ वू जिन्यान भीड़ में पीछे हट गई ताकि सुहाओ उसे जल्दी से न देख सके। सू यंगक्सुए कुछ ही दूरी पर खड़ी थी और वह उसके आगे चलने लगा। सुहाओ के माथे पर अभी भी पसीने की एक पतली परत थी। किसी ने उत्सुकता से उसे एक रुमाल दिया और शर्माते हुए कहा, जनरल सू, अपना पसीना पोंछो। धन्यवाद, सुहाओ ने विनम्रता से उत्तर दिया, लेकिन उसे लेने के लिए आगे नहीं बढ़ा। वह सू यंगक्सुए के सामने गया और उससे पूछा, बहन, क्या तुम तौलिया लाई हो? हाँ बड़े भाई, यह आपके लिए बहुत कठिन रहा है। सू यंगक्सू ने तौलिया निकाला और खुद सुहाओ का पसीना पोंछा। उन दोनों के बीच भाई बहन जैसा गहरा रिश्ता था और वहां मौजूद कई लोग ईर्ष्यालु थे। चू जिनलिंग की नाक को तुरंत कुछ खट्टी गंध महसूस हुई। उसने चू येहान की ओर देखा और पाया कि उसका चेहरा ठंडा था और उसकी आंखों में एक ठंडी झलक थी। उसने मौत को दावत देने की कोशिश की। शाही चाचा, क्या आप ईर्ष्या कर रहे हैं? वह उसका सगा भाई है। ये ईर्ष्या थोड़ी अनुचित थी। चू येहान ने ठंडी सांस ली और अपनी आस्तीन को झटकते हुए चला गया। उसने जेड पेंडेंट को अपने हाथ में पकड़ रखा था और चाह रहा था कि वह उसे टुकड़े टुकड़े कर दे। 2 कदम चलने के बाद उसकी हरकतें बहुत नर्म हो गईं। सुहाओ ने अपना पसीना पोंछा और सू यंगक्सू से कुछ शब्द कहे।
वह मूल रूप से चू येहान को धन्यवाद देने वाला था। हालांकि वह और चू जिनलिंग पहले ही चले गए थे। सू हाओ अपनी भौहें सिकोड़े बिना नहीं रह सका। 9वां राजकुमार इतनी जल्दी चला गया। चू येहान का जिक्र आते ही सू यंगक्सू ने आंखें घुमाना चाहा। भाई, तुम उसे क्यों ढूंढ रहे हो? महामहिम ने पहले मुझे ठीक होने में मदद करने के लिए रक्त का थक्का जमाने वाली घास से पुरस्कृत किया था और आपको 3 जिनसेंग भी दिए थे। उन्होंने हमारे साथ बहुत उदारता से व्यवहार किया और हमें उनका धन्यवाद करना चाहिए, सू हाओ ने शांति से कहा। उसने तुम्हें वह रक्त का थक्का जमाने वाली घास दी थी। सू यंगक्सू ने थोड़ा सा मुंह सिकोड़ा और उसके दिल में संदेह गहरा गया। पिछले जन्म में चू येहान से उसकी कोई बातचीत नहीं हुई थी, लेकिन इस जन्म में उससे मिलकर उसे ऐसा लगा जैसे वह उससे शापित हो रही है। उसने उसका जेड पेंडेंट भी पहना और उसकी आंखों के सामने उसे लटकाया। छोड़ो इसे, चलो भविष्य में मौका मिले तो उसका शुक्रिया अदा करेंगे। भाई, जाओ और कपड़े बदल लो। जब सू यंगक्सू ने सू हाओ को पसीने से लथपथ देखा तो उसने तुरंत अपना ध्यान उसकी ओर लगाया। सू हाओ ने सिर हिलाया और सबकी प्रशंसा भरी निगाहों के बीच से चला गया। सू यंगक्सू ने देखा कि उसके जाने के बाद वू जिन्यान भी गायब हो गया। वह चुपचाप जनरल के विश्राम स्थल के चारों ओर घूमी और दरवाजे पर जीलान से मिली। जीलान ने फुसफुसाते हुए कहा, दूसरे युवा मास्टर अभी तक नहीं जागे हैं। चिंता मत करो, मिस। सू यंगक्सुए ने पूछा, क्या जागीरदार ने कोई व्यवस्था की है? जीलान ने सिर हिलाया, बूढ़ी मैडम झांग मार्क्विस मैनर में एक बुजुर्ग हैं। मिस, आप उनके साथ अच्छा व्यवहार कर रही हैं, इसलिए वह निश्चित रूप से आपके लिए सब कुछ ठीक से करेंगी। सब कुछ व्यवस्थित हो जाने के बाद सू यंगक्सू अंदर जाने और सू हाओ का इंतजार करने के लिए तैयार हो गई। जब वह सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी तो उसका पैर किसी मुलायम चीज पर पड़ा। उसने उसे उठाया और देखा कि यह एक सुंदर कढ़ाई वाला पाउच था जिसमें से हल्की सी फूलों की खुशबू आ रही थी। सू यंगक्सू पास गई और उसने अंदर एक पुरुष और एक महिला की बात करते हुए आवाजें सुनी। यान र, तुम यहाँ हो। तुम मेरी भावनाओं को जानते हो तो तुम मुझसे क्यों बच रहे हो? जनरल, कृपया थोड़ा आत्मसम्मान रखें। मुझे आत्म जागरूकता है और मैं साधारण मूल का हूँ, इसलिए मैं किसी भी भ्रम में पड़ने की हिम्मत नहीं करता। आज की आपकी जीत के साथ आपका भविष्य निश्चित रूप से असीम होगा। मैं आपके खुशहाल और स्वस्थ जीवन की कामना करता हूँ। यानर, सू हाओ ने वू जिन्यान का पीछा किया और उसका हाथ पकड़ लिया, लेकिन उसने दरवाजे पर सू यंगक्सू और उसके नौकर को देखा। सू यंगक्सुए ने हल्की खांसी की। वू जिन्यान ने सू हाओ से छूटने का अवसर लिया और जल्दी से वहां से निकल गया। सू यंगक्सू प्रवेश द्वार पर खड़ी थी और बाहर नौकरानी की आवाज को स्पष्ट रूप से सुन सकती थी। वू जिन्यान, तुम कहाँ थीं? अगर तुम जागीर में वापस नहीं जाना चाहती हो तो कभी वापस मत जाना। वू जिन्यान ने अपनी गति तेज कर दी। सू हाओ वहीं खड़ा रहा और अपने खाली हाथ को देखने लगा। उसकी आंखें दर्द से भरी हुई थीं। सू यंगक्सू उसके पास गई और उसके कंधे पर थपथपाया। भाई, उदास मत हो। ये लो, मिस वू ने तुम्हें दिया है। ये है। सू हाओ ने एक नज़र डाली। पाउच पर एक सू अक्षर कढ़ाई किया हुआ था, लेकिन उसने पहचान लिया कि यह वू जिन्यान का काम था। मैं यान एर के दिल में हूँ। मैं उसे ढूंढने जा रहा हूँ। सू हाओ, जो हमेशा शांत रहते थे, उनमें थोड़ी चिंता दिखी। भाई, उसके पीछे मत भागो। मिस वू तुम्हारे साथ सार्वजनिक रूप से उलझना नहीं चाहती, इसलिए उसने ये योजना बनाई। अगर तुम उसके पीछे बेतहाशा भागोगे तो तुम उसे नुकसान पहुंचाओगे। सू यंगक्सू ने सलाह दी। तुम्हें कैसे पता चला? सू हाओ को आंतरिक निवास के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी, लेकिन उसे विश्वास नहीं था कि वू जिन्यान के दिल में उसके लिए कोई जगह नहीं थी। ये सही है, मिस। आपने अभी अभी यह पाउच उठाया है। आपको कैसे पता कि मिस वू इसे सबसे बड़े युवा मास्टर को देने जा रही थी? आपको कैसे पता कि वह नहीं चाहती थी कि सबसे बड़े युवा मास्टर उन्हें ढूंढें? जीलान ने अपने गाल फुलाए और उसकी नम आंखें जिज्ञासा से भर गईं। सू यंगक्सू ने हल्के से मुस्कुराया। मिस वू का दिल बहुत मजबूत है और वह न तो गुलाम है और न ही दबंग। वह जानती थी कि मैं भाई को खोजने आऊंगी, इसलिए उसने जानबूझकर थैली को जमीन पर फेंक दिया और भाई के लिए इसे उठाने का इंतजार किया। वह क्यों नहीं चाहती कि भाई उसे ढूंढे? सू यंगक्सू ने अफसोस भरी आंखों से सू हाओ को देखा। भाई, तुम मार्क्विस मैनर के पहले बेटे हो। तुम्हारा दर्जा बहुत बढ़िया है और भविष्य भी उज्ज्वल है। मिस वू का दर्जा तुम्हारे बराबर नहीं है। मैंने कभी भी स्टेटस की परवाह नहीं की। यान एर दयालु और नेक है। यहाँ तक कि राजकुमारी भी उसकी बराबरी नहीं कर सकती। सू हाओ की आंखें दृढ़ थीं। सू यंगक्सू की आंखों में चिढ़ाने का भाव था। भाई, ऐसा लगता है कि आपको मिस वू बहुत पसंद है। मैं। सू हाओ का सुंदर चेहरा लाल हो गया। उसने अपना सिर नीचे किया और पाउच को देखा। उसका भाव गंभीर हो गया। पहली बार जब उसने जिन्यान को देखा तो उसे लगा कि वह बाकियों से अलग है। वह महल में दिखावटी औरतें देखने का आदी था, लेकिन उसने कभी इतनी साफ दिल वाली लड़की नहीं देखी थी।
उसे गरीबों और कमज़ोरों पर दया आती थी, लेकिन उसमें थोड़ी सी भी चालाकी नहीं थी। वह स्थिर और शांत है और वह दुनिया से नहीं लड़ती। उसके साथ रहने से हमेशा शांति और अच्छा महसूस होता है। जब सू हाओ ने वू जिन्यान का जिक्र किया तो उसकी आंखों में चाहत आसमान में बादलों की तरह चमक रही थी। जब सू यंगक्सू ने यह सुना तो उसने अपना सिर थोड़ा हिलाया। स्थिर और शांत रहना अच्छी बात है, लेकिन अगर वह दुनिया से नहीं लड़ेगी तो वह तुम्हारे साथ नहीं रह पाएगी। क्यों? सू हाओ थोड़ा हैरान हुआ। उसने महसूस किया कि सू यंगक्सू असाधारण रूप से गहरी हो गई थी, यहाँ तक कि वह अब उसे समझ नहीं पा रहा था। सू यंगक्सू ने सू हाओ की ओर देखा। क्योंकि तुम एक जनरल हो और तुम भविष्य में एक अधिकारी बनोगे, तुम्हें कुलीनता की उपाधि विरासत में मिलेगी। अगर तुम्हारी पत्नी इसके लिए नहीं लड़ती तो वह तुम्हारे साथ आगे कैसे बढ़ सकती है और पीछे कैसे हट सकती है? बहन, तुम्हारा मतलब है? भाई, अगर मिस वू को तुमसे प्यार हो गया है तो वह तुम्हारे लिए ज़रूर मेहनत करेगी। ये भविष्यवाणी कर पाना कि मैं पाउच लेने आऊँगा और तुम्हें दे दूंगा, ये साबित करता है कि वह एक बुद्धिमान महिला भी है। सू हाओ ने थैली पकड़ी और धीरे से मुस्कुराया। वह स्मार्ट है, लेकिन वह अक्सर मुझे यह एहसास कराती है कि उसके पास जाना मुश्किल है। मौका तो मिलेगा ही। भाई, आज तुम थक गए हो, जल्दी से जल्दी घर वापस जाकर आराम करो। सू यंगजू ने उसे सांत्वना दी। सू हाओ ने सिर हिलाया और उसके साथ वापस जाना चाहा। सू यंगक्सू ने कहा कि वह अभी भी जीलन के साथ खरीदारी पर जाना चाहती थी, इसलिए सू हाओ ने उसे मजबूर नहीं किया। सू यंगक्सू जीलन को गाड़ी में ले आए, लेकिन उसके साथ वापस नहीं लौटी। जीलान जानती थी कि सू यंगक्सू के पास करने के लिए दूसरे काम हैं, इसलिए उसने नहीं पूछा। हालांकि वह उत्सुक थी। मिस, क्या आपको लगता है कि मिस वू सबसे बड़े युवा मास्टर के साथ होगी? सू यंगक्सू के खूबसूरत चेहरे पर कोई भावना नहीं दिखी। बेशक, यह अच्छा है कि भाई उस व्यक्ति के साथ रह सकता है जिसे वह प्यार करता है। मुझे लगता है कि आपकी मदद से सबसे बड़े युवा मास्टर निश्चित रूप से वह हासिल कर पाएंगे जो वह चाहते हैं। जीलान ने शरारत से पलकें झपकाईं। सू यंगक्सू ने अपना सिर हिलाया। क्या आप जानते हैं कि मैं क्या करना चाहती हूँ? मिस निश्चित रूप से सबसे बड़े युवा मास्टर की मदद करेंगी। हाँ, तुम होशियार हो गए हो। सू यंगक्सू ने जीलन के छोटे सिर पर थपथपाया। जीलान मुस्कुराया। ऐसा नहीं है कि मैं होशियार हो गया हूँ, बल्कि यह आप हैं, मिस। पहले आप केवल दूसरों को खुश करने के बारे में सोचते थे, लेकिन अब आप अपनी क्षमता का उपयोग दूसरों की रक्षा करने के लिए कर रहे हैं। मैं आपके द्वारा सुरक्षित हूँ और सबसे बड़े युवा मास्टर भी। सू यंगक्सू का दिल एक पल के लिए नर्म पड़ गया। हाँ, वह अपने प्रियजनों की रक्षा के लिए अपनी क्षमता का उपयोग करना चाहती थी। हालांकि उसकी वर्तमान क्षमता पर्याप्त मजबूत नहीं थी। वह और अधिक मजबूत बनना चाहती थी। जीलन खबर को सील करने के लिए मनों में लौट आए और सू यंगक्सू अकेले चिकित्सा केंद्र चली गई। मैनेजर क्यूई बहुत ही कुशल व्यक्ति थे। कुछ ही दिनों में उन्होंने आसपास की दुकानें खरीद ली थीं और उनका जीर्णोद्धार करवा रहे थे। उसे देखकर मैनेजर क्यू मुस्कुराया और उसका स्वागत करने के लिए बाहर आया। मिस, आइए और देखिए, क्या आप प्रगति से संतुष्ट हैं? सू यंगक्सू ने चारों ओर देखा। मैनेजर क्यू ने मेडिकल सेंटर का विस्तार किया था और नए लोगों की भर्ती की थी। सेंटर का आकार पहले से 3 गुना बड़ा लग रहा था। उसने संतोष में सिर हिलाया। मैनेजर क्यू, आपने कड़ी मेहनत की है। मुझे यही करना चाहिए। मैनेजर क्यू की आंखें संतुष्टि से भर गईं। जब उसने सू यंगक्सू को देखा तो उसे उम्मीद की किरण दिखी। सू यंगक्सू उसे पीछे के हॉल में ले गई और कुछ दुर्लभ औषधीय जड़ी बूटियां निकालीं। उसने उसे निर्देश दिया, ये खबर सुनाओ कि चिकित्सा केंद्र लगातार अच्छी दवाइयां उपलब्ध कराएगा। इसके अलावा ये सभी कठिन और विविध बीमारियों को ठीक कर सकता है। हालांकि दवाओं की संख्या सीमित है और उपस्थित चिकित्सक का समय भी सीमित है। उन्हें पहले से अपॉइंटमेंट लेना होगा। मैनेजर क्यू को तुरंत समझ आ गया। इससे सेंटर की प्रतिष्ठा तो बढ़ सकती है, लेकिन जो डॉक्टर मुश्किल और जटिल बीमारियों का इलाज करेगा, क्या वह आप ही होंगी, मिस? सू यंगक्सू ने उस दिन उसे अपना हुनर दिखाया था और वह जानता था कि सू यंगक्सू की चिकित्सा कौशल असाधारण है। वह उसके पुराने गुरु की तरह होगी, जिसमें रोगियों का इलाज करने और लोगों को बचाने का दिल होगा। सू यंगक्सू ने सिर हिलाया। मैं बीमारी का इलाज कर सकती हूँ, लेकिन मैं अपनी पहचान नहीं बता सकती। इसलिए अगर कोई मरीज आता है तो पहले मुझे सूचित करने के लिए मार्क्विस मैनर में आएं। मैनेजर क्यू ने सू यंगक्सू की चिंता को समझा। चिंता मत करो, मिस। लेकिन आपको अपनी जड़ी बूटियां कहाँ से मिलीं? मैनेजर क्यू के लिए संदेह होना स्वाभाविक था। आखिरकार सू यंगक्सू ने जो औषधीय जड़ी बूटियां लापरवाही से निकालीं, वे महंगी थीं। मैनेजर क्यू को डर था कि उसे मेडिकल सेंटर के लिए काम करने की सज़ा मिलेगी। चिंता मत करो, ये वैध चैनलों से है और वे हमेशा इसकी आपूर्ति करेंगे। आपको बस मेडिकल सेंटर का ध्यान रखना है। सू यंगक्सू ने उसे ज़्यादा कुछ नहीं समझाया।
मैनेजर क्यू को लगा कि वह रहस्यमयी है, लेकिन वह बातूनी नहीं थी, इसलिए वह शांति से केंद्र चला सकेगा। जब वे दोनों बाहर आए तो सू यंगक्सू ने एक महिला को काउंटर पर क्लर्क से पूछते हुए देखा, भाई, इस सर्दी की दवा में एफेड्रा, लेडेब्रास और स्वोडग्रास है। ये सभी सस्ती जड़ी बूटियां हैं, तो इनकी कीमत इतनी ज्यादा क्यों है? क्लर्क ने धैर्यपूर्वक उत्तर दिया, इन 3 सामग्रियों की कीमत केवल 10 से 20 डॉलर है। हालांकि उन्हें दालचीनी की टहनियों और मॉर्निंग ग्लोरी के साथ भी मिलाना होगा। केवल उन्हें एक साथ उबालकर खाने से ही सर्दी ठीक हो सकती है। इसलिए इस दवा की कीमत एक टाइल चांदी है। वू जिन्यान ने एक पल सोचा और अपने होंठ सिकोड़ लिए। मुझे सिर्फ ये 3 दवाइयाँ चाहिए। कृपया इस दवा की कीमत का हिसाब लगाए। लेकिन मैडम, केवल इन 3 सामग्रियों से औषधीय प्रभाव बहुत कम हो जाएगा और बीमारी ठीक नहीं होगी। कोई बात नहीं, मैंने डैफनी के पौधे तोड़े हैं और उन्हें पानी में भिगो दूंगा। मैं दवा के साथ उबालने के लिए गुलदाउदी की पंखुड़ियाँ भी डालूंगा और फिर सर्दी से बचने के लिए मुगवट से नहलाऊंगा। यह क्लर्क मुश्किल स्थिति में था, लेकिन उसने देखा कि वू जिन्यान अक्सर दवा खरीदने आती थी और उसके परिवार की स्थिति के बारे में थोड़ा जानता था, इसलिए उसने उसके निर्देशों का पालन किया और उसे नई दवा लिख दी। सू यंगक्सू ने अपनी बाहें उठाईं और मैनेजर क्यू से पूछा, क्या आप इस महिला को पहचानते हैं? वह बहुत कुछ जानती है। यह मंत्री वू की बेटी है। वह अक्सर दवा खरीदने के लिए हमारी दुकान पर आती है और उसने बूढ़े डॉक्टर से दवा की पहचान करना भी सीखा है। वह मसालों का उपयोग करना भी जानती है। वह बहुत सारी जड़ी बूटियां नहीं खरीद सकती, इसलिए वह खुद ही फूल और घास चुनती है। मैनेजर क्यू को वू जिन्यान के बारे में अच्छी धारणा थी, लेकिन उसे उस पर तरस भी आया। वे दोनों अमीर परिवारों की युवा लड़कियां हैं। दूसरे लोग सुंदरता के लिए एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करते हैं, लेकिन मिस जिन्यान को गरीबों और कमजोरों पर दया आती है। यह अफसोस की बात है कि उसका दिल इतना दयालु है, लेकिन क्योंकि उसकी जन्म देने वाली मां एक नीच परिवार में पैदा हुई थी और वह एक रखेल की संतान है। यदि आप स्वर्ग की अवहेलना करना चाहते हैं और अपना भाग्य बदलना चाहते हैं, तो आपको अपनी पृष्ठभूमि देखने की क्या जरूरत है? सू यंगक्सू की आंखें तेज थीं। उसने वू जिन्यान की ओर इशारा करते हुए कहा, उसे मेडिकल सेंटर के लिए भर्ती नोटिस दिखाओ। मिस उसे केंद्र में भर्ती करना चाहती हैं। मैनेजर क्यू को थोड़ा आश्चर्य हुआ। यह उसकी इच्छा पर निर्भर करता है। सू यंगक्सू ये कहकर चली गई। उसने वू जिन्यान को दवाई लेकर दूसरी दिशा में जाते देखा। वहां कोई गाड़ी या पालकी नहीं थी। उसने साधारण कपड़े पहने थे, लेकिन वह अपना सिर ऊंचा करके आगे बढ़ी। उसके पास एक आभा थी जो आम लोगों में नहीं थी। वह खुद को रोक नहीं पाए और उसे कुछ और नजरों से देखा। अपने पिछले जीवन में सू हाओ की मृत्यु उसके कारण हुई थी और उसने घर बसाकर शादी नहीं की। ये संभावना थी कि उसके दिल में हमेशा वू जिन्यान था, लेकिन वे मृत्यु तक एक साथ नहीं रह सके। इस जीवन में वह इस त्रासदी को दोबारा नहीं होने देगी। सू यंगक्सू ने सू जिनिक्सुआन को नशीला पदार्थ दे दिया और उसके आसपास के लोगों को आत्मसमर्पण करने पर मजबूर कर दिया, इसलिए वह मार्क्विस मैनर में रिपोर्ट करने के लिए वापस नहीं आ सका। इसलिए सू योरू और सू डिंगहेन को अभी भी नहीं पता था कि वांगजियांग टावर पर क्या हुआ था। जब उसने सू योरू को इत्मीनान से मनों में टहलते देखा तो वह खुद को रोक नहीं सकी और बोली, छोटी बहन हमेशा से नम्र रही है, तुम पिता की बातें क्यों नहीं सुनती? सू योरू चौंक गई। बहन, आप क्या बात कर रही हैं? मैं तो बस आराम करने के लिए बाहर आई हूँ। उसकी कमजोर आंखें सतर्कता से भरी हुई थीं। जब उसने सू यंगक्सू को देखा तो वह थोड़ी घबरा गई। सू यंगक्सू की ठंडी आंखों में अहंकार झलक रहा था। पिताजी ने कुछ दिन पहले ही तुम्हें 1 महीने के लिए घर से निकाल दिया था। अब तुम पिताजी के मुंह पर तमाचा मार रही हो। बहन, क्या तुम सच में चाहती हो कि मुझे इतना घर में बंद कर दिया जाए? क्या ऐसा हो सकता है कि तुम ही हो जिसने उस मामले को भड़काया? बहन, मुझे पता है कि मैं गलत था। कृपया मेरे साथ ऐसा व्यवहार न करें, ठीक है? सू योरू का छोटा चेहरा पीला पड़ गया और बोलते बोलते आंसू बहने लगे। उसके गालों पर आंसू की 2 धाराएं लटक रही थीं, जिससे एक को उस पर दया आ रही थी। तुम दोनों क्या कर रहे हो? सू डिंगहेंग सीधा चेहरा बनाकर चला गया। जब उसने सू योरू के चेहरे पर आंसू देखे तो उसने अवचेतन रूप से महसूस किया कि उसे फिर से सू यंगक्सू ने तंग किया है और वह उसे सबक सिखाना चाहता था। पिताजी, यह मेरी गलती है। मैंने उससे सिर्फ एक सवाल पूछा था। मुझे चिंता थी कि अगर वह इतनी जल्दी बाहर आ गई तो उसका स्वास्थ्य खराब हो जाएगा, लेकिन मैंने उसे रुला दिया। सू यंगक्सू का रवैया बदल गया और वह सू डिंगहेन के प्रति सम्मानजनक हो गई, जिससे वह दंग रह गया। वह बहुत विनम्र थी, फिर भी वह उसे सजा देना चाहता था। उसके पिता के रूप में वह बहुत आगे निकल गया था। सू डिंगहेंग ने हाथ हिलाया। भूल जाओ, आज तुम्हारे भाई का बड़ा दिन है। उसे जल्दी ही वापस आ जाना चाहिए। तुम्हें बाद में उसे बधाई देनी चाहिए। ओह, सू यंगक्सू ने ठंडी सांस ली। उसका चेहरा अनिच्छा और घृणा से भरा हुआ था। उसे इस तरह देखकर सू योरू के होठों पर गर्व भरी मुस्कान आ गई।
वह घर में ही कैद थी और सू जिनिक्सुआन की प्रतियोगिता नहीं देख सकती थी। उसे नहीं पता था कि उसकी योजना सफल हुई या उसने सू हाओ को हरा दिया, लेकिन सू यंगक्सू ने भाग लिया था। चूंकि वह इतनी दुखी थी, इसलिए सू हाओ अवश्य हार गई होगी। सू योरू मन ही मन ठंडी हंसी हंस पड़ी। तो क्या हुआ अगर वे दोनों भाई बहन थे? अंत में वे दोनों उसके और उसके भाई से हार गए। पिताजी, छोटे भाई ने आज की मार्शल आर्ट प्रतियोगिता के लिए कड़ी मेहनत की है। उसका शरीर थक गया है। पिताजी, आप बड़े भाई से जिनसेंग लेकर उसे क्यों नहीं देते? सू योरू ने सू डिंगहेंग की बांह पकड़ी और धीरे से विनती की। जब तुम्हारा बड़ा भाई वापस आएगा तो मैं उससे इसके लिए पूछूंगा। सू डिंगहेंग ने सू योरू के हाथ थपथपाए, असाधारण दयालुता से। सू यंगक्सुए ने सहयोग किया और घृणा और अनिच्छा का भाव प्रकट किया। जब तक सू डिंगहेंग ने सू जिनिक्सुआन की जीत का जश्न मनाने के लिए भोज का आयोजन नहीं किया, तब तक सू जिनिक्सुआन रात में वापस नहीं आया था। हॉल में सू योरू अपने हाथ में रुमाल लिए इधर उधर घूम रही थी। वह लोगों को बाहर भेजती रही, जल्दी करो और मेरे छोटे भाई को ढूंढो। वह अभी तक वापस क्यों नहीं आया? पिताजी इतने समय से उसका इंतजार कर रहे हैं। सू डिंगहेंग के चेहरे पर भी अधीरता दिख रही थी। अगर सू जिनिक्सुआन ने प्रतियोगिता नहीं जीती होती तो वह बहुत पहले ही अपना आपा खो चुका होता। दूसरी ओर सू यंगक्सू की पिछली अनिच्छा शांति में बदल गई थी, जिससे सू योरू घबरा गई थी। उसने सू यंगक्सू से पूछा, बहन, मेरा छोटा भाई वापस क्यों नहीं आया? बड़ा भाई भी वापस क्यों नहीं आया? क्या वे घायल हो गए थे जब वे लड़े थे? वह ये जांच रही थी कि कहीं उसकी मूल योजना गलत तो नहीं हो गई। सू यंगक्सू ने चाय का घूंट लिया। बड़े भाई सचमुच घायल हो गए हैं। सू योरू को तुरंत राहत महसूस हुई। जब तक सू हाओ घायल था तब तक सब ठीक था। सू जिनिक्सुआन निश्चित रूप से मूल योजना के अनुसार उसे नुकसान पहुंचाएगा और प्रतियोगिता जीतेगा। हालांकि जिन लोगों को उसने अभी अभी भेजा था वे वापस आ गए और बोले, दूसरी युवा मिस, हमें दूसरा युवा मास्टर नहीं मिला। और क्या, मूल्यांकन के बाद भी वे बाहर क्यों थे और जश्न मनाने के लिए वापस क्यों नहीं आए? मेरी बात उन तक पहुंचाओ, उनसे कहो कि वे यहाँ वापस चले जाएं। हालांकि वह सू जिनिक्सुआन पर बहुत प्यार करता था, फिर भी सू डिंगहेंग ने इस समय अपना आपा खो दिया। सू हाओ की मन की शांति के बारे में सोचते हुए वह थोड़ा दोषी महसूस करने से खुद को रोक नहीं सका। सबसे बड़े युवा मास्टर घायल हो गए हैं, किसी को कुछ दवा लाने के लिए भेजो। कोई ज़रूरत नहीं। सू हाओ की आवाज़ धीमी लग रही थी। वह काले रंग का चुस्त लबादा पहने हुए था और उसका व्यवहार असाधारण था। सू डिंगहेंग ने थोड़ा सा मुंह सिकोड़ा। क्या तुम्हें चोट नहीं लगी है? तुम घर में आराम क्यों नहीं कर रहे हो? ये सिर्फ कुछ सतही चोटें हैं। सू हाओ का सू डिंगहेंग के प्रति रवैया उदासीन था। वह स्वाभाविक रूप से सू यंगक्सू के पास चला गया और बैठ गया। भाई, क्या तुमने आराम कर लिया है? सू यंगक्सू ने उसे चंचलता से आंख मारी। सू हाओ ने उसके सिर पर थपथपाया और धीरे से मुस्कुराया। हाँ, इसलिए मैं दूसरे भाई से पूछने आया था कि उसने आज आत्मसमर्पण क्यों किया और अपना चेहरा भी नहीं दिखाया। सू यंगक्सू मुस्कुराए। ये वास्तव में उसके बड़े भाई की शैली थी। क्या आत्मसमर्पण? सू योरू का चेहरा पीला पड़ गया। ये कैसे संभव है? मेरा भाई क्यों आत्मसमर्पण करेगा? वह स्पष्ट रूप से तैयार था। यह मूर्खतापूर्ण था। सू हाओ की चोटें इतनी जल्दी ठीक नहीं होंगी। उसने दवा भी तैयार कर रखी थी। वह सू हाओ को जरूर हरा देगा। वह आत्मसमर्पण क्यों करेगा? उसने आत्मसमर्पण कर दिया। ये पुत्रहीन पुत्र। सू डिंगहेंग इतने गुस्से में थे कि उन्होंने कई बार मेज पर जोर से मुक्का मारा। वह पहले मेरे सामने बेशर्मी से शेखी बघार रहा था, कह रहा था कि उसे पूरा भरोसा है कि वह जीतेगा और उसे आधिकारिक पद दिया जाएगा। उसने मुझसे जश्न मनाने के लिए एक बड़ी दावत देने के लिए भी कहा, लेकिन वह वास्तव में। सू डिंगहेंग का चेहरा लाल हो गया था। जिस बेटे से वह बचपन से प्यार करता था, उसने वास्तव में इतनी शर्मनाक बात की थी। वह चाहता था कि वह उसे अच्छी तरह पीट सके। पिताजी, क्या आप नहीं जानते कि सू जिनिक्सुआन ने आत्मसमर्पण कर दिया है? सू यंगक्सू ने उत्सुकता से सू डिंगहेंग को देखा और उसकी आंखों में दया की झलक थी। सू डिंगहेंग और भी ज्यादा गुस्से में था। उसका चेहरा बहुत उदास था। मुझे कैसे पता चलेगा? उसका गुस्सा तुरंत सू योरू की ओर मुड़ गया। क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम्हारा भाई आज जीता है? तुम भी मुझे धोखा दे रहे हो। तुम दोनों मुझे गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रहे हो। पिताजी, मेरी हिम्मत नहीं है। सू योरू तुरंत घुटनों के बल बैठ गई और फूट फूट कर रोने लगी। छोटा भाई आत्मविश्वास से भरा हुआ है। उसकी बड़ी बहन होने के नाते मैं उस पर कैसे शक कर सकती थी? इसके अलावा मेरा छोटा भाई हमेशा अपनी पढ़ाई और प्रशिक्षण में मेहनती रहा है। मुझे लगा कि बड़े भाई उसे मैदान में कुछ मार्गदर्शन देंगे। कौन जानता था कि वह इतना डर जाएगा कि आत्मसमर्पण कर देगा। बहू। सू योरू की सिसकियां सू हाओ के प्रति आरोपों से भरी थीं।
सुहाव का चेहरा गंभीर था और उसकी आवाज़ गूंज रही थी, मार्शल जनरल का मूल्यांकन बेहद सख्त है। मैं कभी पीछे नहीं हटूंगा, न ही उसके लिए धोखा दूंगा। एक बेकार आदमी जनरल कैसे हो सकता है? अगर वह भविष्य में युद्ध के मैदान में ऐसा रहा, तो वह सैनिकों और नागरिकों की जान कहाँ रखेगा? हमारे राजवंश की प्रतिष्ठा का क्या होगा? सू योरू को पहले कभी इतनी कठोरता से नहीं बोला गया था। वह इतनी डरी हुई थी कि उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या कहे। सू डिंगहेंग का चेहरा भी शर्मिंदगी से लाल हो गया था। हाओ एर सही कह रही है। जिनेक्सुआन बहुत अपमानजनक था। रू ए, तुम भी उसके साथ अपने पिता को धोखा दे रही हो। सू डिंगहेंग बहुत गुस्से में था। उसने जिन 2 बच्चों को बड़ी सावधानी से पाला था, वे हाल ही में दूसरे से भी खराब प्रदर्शन कर रहे थे। वह वाकई निराश था। पिताजी, यह मेरी गलती है। मैं तैयार हूँ। इससे पहले कि सू योरू अपनी बात पूरी कर पाती, उसकी सांस रुक गई और वह बेहोश हो गई। सू डिंगहेंग का गुस्सा अभी शांत नहीं हुआ था, लेकिन उसका दिल फिर से दुखने लगा। उसने जल्दी से नौकरानियों से सू योरू को वापस लाने में मदद करने को कहा। युआन रुओ अभी भी सू योरू के लिए जिनसेंग के बारे में सोच रही थी। मार्क्विस, अगर जिनसेंग का काढ़ा बनाकर सेवन किया जाए तो मिस का शरीर निश्चित रूप से तेजी से ठीक हो जाएगा। सू डिंगहेंग का दिल हमेशा सू योरू के प्रति पक्षपाती था। उसे बेहोश होते देख वह सुहाव की ओर देखे बिना नहीं रह सका। हाओ ए, अपनी बहन के लिए जिनसेंग ले आओ ताकि उसका शरीर पोषण कर सके। सुहाव की अभिव्यक्ति उदासीन थी। जिनसेंग मेरी छोटी बहन का है। रॉ भी आपकी छोटी बहन है। इससे पहले कि सुहाव ये कहने वाला था कि वह नहीं है, सुयंगक्सू ने उससे पहले ही कहा, पिताजी, भाई उसे जिनसेंग नहीं देना चाहता था, यह उसके अपने भले के लिए है। वह बेहोश हो गई क्योंकि वह बहुत गुस्से में थी। अगर उसने अभी जिनसेंग लिया तो उसकी आंतरिक आग इतनी प्रबल होगी कि वह सीधे उसकी जान ले लेगी। ये सू डिंगहेंग चौंक गया। क्या ये वाकई इतना गंभीर है? चूंकि पिताजी को मेरी बात पर विश्वास नहीं है, तो चलो कोशिश करते हैं। जागीर में अंतिम संस्कार की तैयारी करना मुश्किल नहीं है। सू यंगक्सू ने सू हाओ को धीरे से देखा। भाई, अपनी छोटी बहन के लिए जिनसेंग ले आओ। क्या वह इसका आनंद ले सकती है? कोई ज़रूरत नहीं है। सू डिंगहेंग कांप उठा। तुम्हारी बहन का शरीर कमज़ोर है। वह इतना पोषण नहीं ले सकती। वह युआन रुओ की ओर देखने लगा। तुम नौकरानी हो, क्या तुम रुआ को मारने की कोशिश कर रही हो? जल्दी करो और उसे वापस आराम करने में मदद करो। युआन रुओ को जिनसेंग नहीं मिला और सू डिंगहेंग ने उसे डांटा, जिससे उसे अपनी गर्दन सिकोड़कर वहां से जाना पड़ा। एक नौकर सू डिंगहेंग को खबर देने आया, मार्क्विस, राजा तुम्हें बधाई देने आए हैं। जश्न की दावत कब शुरू होगी? सू डिंगहेंग का चेहरा अचानक रंगों से भर गया। ये जश्न मनाने वाला भोज मूल रूप से सू जिनेक्सुआन के लिए तैयार किया गया था। किसने सोचा होगा कि यह कमीना न केवल इतनी शर्मनाक बात करेगा, बल्कि वह अब अपना चेहरा भी नहीं दिखा रहा है। सू डिंगहेंग असहाय था। उसने सू हाओ की ओर ऐसे देखा जैसे वह मदद मांग रहा हो। हाओ ए, आज जब से तुम जीती हो, मैंने तुम्हारे लिए जश्न मनाने की दावत तैयार की है। मैंने तुम्हारे कुछ चाचाओं को भी आमंत्रित किया है। देखो। वह इतना दोषी था कि वह सू हाओ की ओर देखने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। सू हाओ ने स्पष्ट कहा, पिताजी ने इसे दूसरे भाई के लिए तैयार किया है। मेरे लिए वहां जाना सुविधाजनक नहीं है, इसलिए मैं अपनी बहन को पहले वापस भेज दूंगा। सू हाओ ने बोलना समाप्त करने के बाद सू यंगक्सू के साथ चले गए। भाई बहन सीधे और सीधे खड़े थे और उनका व्यवहार उत्कृष्ट था, जिससे लोग उनकी प्रशंसा कर रहे थे। सू डिंगहेंग ने लिविंग रूम में गुस्से से अपने पैर पटकते हुए कहा। आंगन में वापस आते समय सू यंगक्सू अभी भी थोड़ा हैरान थी। भाई, तुमने पहले कभी पिताजी पर अपना आपा नहीं खोया, नहीं तुम उन्हें शर्मिंदा करोगे। आज रात उन्हें खुद को शर्मिंदा करना तय है। सू हाओ का चेहरा तनावग्रस्त था और उसकी कोमल आंखों पर बर्फ की परत जमी हुई थी। उसने इसके लिए कहा था, इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। तुम्हें पिताजी से नफरत है। सू यंगक्सू इतनी संवेदनशील थी कि उसने देखा कि सू हाओ की आंखों में खून की एक झलक दिखाई दे रही थी। उसकी याद में सू हाओ हमेशा सू डिंगहेंग के प्रति उदासीन रही थी। उसने सोचा कि ऐसा इसलिए था क्योंकि सू हाओ का पालन पोषण उसके दादा ने बचपन से ही किया था। हालांकि ऐसा लग रहा था कि अभी भी कुछ चीजें ऐसी थीं जो वह नहीं जानती थीं। अगर मेरे पिता अच्छे होते तो माँ नहीं मरती। तुम मार्क्विस मैनर की प्यारी बेटी भी हो और ये साल इतने मुश्किल नहीं होते। सू हाओ ने अपनी आंखों में दर्द छुपाने के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं। सू यंगक्सू को झटका लगा। उसकी माँ उसे जन्म देने के बाद ही चल बसी थी। उसने कभी अपनी माँ का चेहरा भी नहीं देखा था। अपने पिछले जन्म में उसने कभी अपनी माँ की मौत के कारण की जांच नहीं की थी, लेकिन अब उसे यह करना था। भाई, माँ को किसने नुकसान पहुंचाया? सू यंगक्सू बहुत बुरी तरह जानना चाहती थी। सू हाओ की आंखें अचानक साफ हो गईं जब उसने सू यंगक्सू के कंधे को थपथपाया। यह मेरी गलती है। मैंने यह बात क्यों उठाई?
माँ स्वर्ग में है और केवल यही उम्मीद करेंगी कि तुम और मैं अच्छे से रहेंगे। बहन, जल्दी आराम करो। सू हाओ ने सू यंगक्सू को आंगन में धकेल दिया और जाने के लिए मुड़ गया। वह जानता था कि उसकी बहन पहले से अलग है। पहले वह उसकी रक्षा करने के लिए भी बेताब रहता था, तो फिर वह अपनी माँ का जिक्र उससे क्यों करेगा। अब जब वह जान गया था कि वह अलग है, तो वह केवल यही चाहता था कि वह अच्छी जिंदगी जिए। जब सू यंगक्सू आंगन में लौटी तो वह लंबे समय तक शांत नहीं हो सकी। उसकी माँ की मौत का कारण उसके दिमाग में घूमता रहा। उसने बूढ़ी मैडम झांग को बुलाकर पूछा। बूढ़ी मैडम झांग परेशान दिखीं और हकलाते हुए बोलीं, मिस, आपके लिए बेहतर है कि आप मैडम के मामलों के बारे में न जानें। बोलो। सू यंगक्सुए की आंखें लाल हो गईं। मिस, कृपया मुझे माफ़ कर दीजिए। उस समय मैं आंगन में सेवा नहीं कर रहा था। मैंने सिर्फ इतना सुना था कि मैडम का किसी के साथ संबंध था और ओल्ड मास्टर को पता चल गया था। उस समय जब वह आपके साथ गर्भवती थी तो उसे बच्चे को जन्म देने में बहुत कठिनाई हुई थी, इसलिए वह। सू यंगक्सू ने दांत पीसते हुए कहा, यह असंभव है। हालांकि उसने अपनी माँ को कभी नहीं देखा था, लेकिन वह इस बात पर कभी विश्वास नहीं करेगी। बूढ़ी मैडम झांग इतनी डरी हुई थी कि कांप उठीं। मिस का बेजोड़ रूप मैडम से बहुत मिलता जुलता था और उनकी आंखें कांच की तरह और भी खूबसूरत थीं। हालांकि जब उनकी शत्रुतापूर्ण आंखें होती थीं तो लोग डर जाते थे। भूल जाओ। सू यंगक्सू ने अपनी आंखें बंद कर लीं और अपनी शत्रुता को नियंत्रित कर लिया। वह अपनी मां की मौत के कारण की जांच करना चाहती थी। अभी भी एक लंबा रास्ता तय करना था। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि मार्क्विस मैनर की शक्ति को अपने हाथों में लेना था। उसने दर्जनों टैल चांदी निकाली और उन्हें बूढ़ी मैडम झांग को दे दिया। यह इस महीने का वेतन है। आप और जीलान इसे बाद में बांट लेंगे। बाकी 5 टैल आज के आपके त्वरित काम के लिए हैं और सू योरू को इसकी भनक नहीं लगने देने के लिए हैं। ये आपकी कृपा के लिए धन्यवाद, मिस। बूढ़ी मैडम झांग ने खुशी खुशी सू यंगक्सू को प्रणाम किया। उसे शुरू में संदेह था कि सू यंगक्सू उनके साथ अच्छा व्यवहार करने के लिए चांदी नहीं निकाल पाएगी, लेकिन अब जब चांदी उसके हाथों में थी तो इस भारी एहसास ने उसे सू यंगक्सू के प्रति वफादार रहने के लिए और भी दृढ़ बना दिया। सू यंगक्सू को मैनेजर क्यू से खबर मिली कि एक मरीज पहले ही अपॉइंटमेंट लेने के लिए आ चुका है। उसने बूढ़ी मैडम झांग को आंगन की देखभाल करने के लिए कहा और जीलान को चिकित्सा केंद्र ले गई। मैनेजर क्यू आंतरिक हॉल में उसका इंतजार कर रहा था और उसने उसके लिए एक काली बांस की टोपी भी तैयार की थी। मिस, यह मरीज बहुत उदार है। उसने 1000 टैल चांदी जमा के रूप में दी और कहा कि अगर मिस मरीज को ठीक कर सकती है तो वह आपको और भी ज्यादा उदार इनाम देगा। सू यंगक्सू की नज़र चांदी की सिल्लियों की प्लेट से हटकर चली गई। मैं समझ गई। मिस, आपको लाने के लिए गाड़ी पीछे के आंगन में इंतजार कर रही है। सू यंगक्सू ने सिर हिलाया। जाने से पहले उसने उससे पूछा, क्या मिस वू ने भर्ती नोटिस देखा? क्या वह आवेदन करने आई थी? मैनेजर क्यू ने अपना सिर हिलाया। मैंने विशेष रूप से कुछ विज्ञापन भेजने के लिए मंत्री की संपत्ति में किसी को भेजा था, लेकिन मैंने मिस वू को आते नहीं देखा। मेरा मानना है कि मिस वू मंत्री की संपत्ति की मिस होने के नाते, भले ही वह मेडिकल सेंटर में काम करना चाहती हो, उन्हें इसकी अनुमति नहीं दी जाएगी। एक महिला के लिए काम पर आना आसान नहीं था, मंत्री की बेटी की तो बात ही छोड़िए। सू यंगक्सू की आंखें दया से भर गईं। अगर वू जिन्यान इस छोटे से मामले को भी हल नहीं कर सका तो उसकी क्षमता वास्तव में सू हाओ के लायक नहीं थी। सू यंगक्सू ने काले रंग की पोशाक और काली बांस की टोपी पहन रखी थी। वह एक साधारण और आलीशान गाड़ी में सवार हुई। कार में एक बढ़िया ऊनी कंबल और एक धूप बत्ती थी। धुआं ऊपर उठ रहा था जिससे यह विशेष रूप से आरामदायक लग रहा था। हालांकि सू यंगक्सू ने मरीज की पहचान की गणना शुरू कर दी। गाड़ी को केंद्र से निकले हुए 5 मिनट हो चुके थे और गाड़ी के बाहर चहल पहल से सन्नाटा छा गया था। उसे पालकी में बैठाकर मनों में ले जाया गया और खांसी तक की आवाज़ नहीं आई। ये कितनी सख्त जगह है। डॉक्टर, हम यहाँ हैं। सू यंगक्सू एक आंगन के प्रवेश द्वार पर गाड़ी से उतरी। आंगन में एक गरिमापूर्ण और ठंडी आभा थी। लाल चंदन और सोने से रंगे खंभे मालिक के समृद्ध वित्तीय संसाधनों का संकेत दे रहे थे। स्तंभ पर कुंडलित ड्रैगन पैटर्न उसकी पहचान का संकेत देता था। राजपरिवार के लोग मनुष्यों में ड्रैगन थे। ये किस राजकुमार का भवन था? सू यंगक्सू चलते समय हैरान थी। जब उसे चू चेंगए की याद आई तो वह उसकी हवेली में चली गई। ये बहुत भव्य था, लेकिन यह इस जगह जितना राजसी नहीं था। सू यंगक्सू मरीज की पहचान का अनुमान नहीं लगा सकी और उसकी आंखों में संदेह की झलक थी।